हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अब अपने एकादश पाठ पर आ गए हैं जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक महिला जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो अब यहाँ पर पहले हम एक ये चित्र देखेंगे, पहले पाठ का परिचय पढ़ के फिर इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। क्या लिखा हुआ है? शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे हैं, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल ये यथार्थ बात है कि शिक्षा का पहले अगर देखा जाए कि कुछ अगर हम अपनी 70-75 सालों के पहले की बात कहें तो वहाँ पर भाई पुरुष तो शिक्षित जैसे तैसे हो ही जाते थे, इतना कुछ भी मतलब ये नहीं था कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। फिर भी जो शिक्षित हो जाते थे तो पुरुष तो शिक्षित हो ही जाते थे, लेकिन महिलाओं की अगर शिक्षा की बात आती थी तो वहां पर किसी को जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती थी। बहुत ही मुश्किल से होता था कि 5वीं या 10वीं तक पढ़ लिया, बहुत मुश्किल से, कठिनाइयों से। तो ये जो शिक्षा का अधिकार पाना, आज देखिए तो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, हर जगह अपनी जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मिलती है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले प्रारंभिक समय में ऐसा नहीं था। तो ये शिक्षा को पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। पहले लड़कियों का बाहर निकलना ही, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह था, इतनी कुरीतियां थी हमारे समाज में जिनके चलते लड़कियों को तो बहुत ही अगर वो बाहर निकली भी हैं शिक्षा के लिए तो उन्हें सबका विरोध सहना पड़ा। तो कहते हैं यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले की योगदान पर केंद्रित है कि स्त्रियों की या लड़कियों की जो शिक्षा के लिए जो योगदान दिया किन्ने, सावित्रीबाई फुले ने, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये एक देखिए एक ऐसा चित्र है जिसमें देखिए एक पाठशाला है जिसमें लड़कियां बैठी हुई हैं और वो मार्ग में जा रही हैं तो उन पर पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, उन पर कोई धूल भी फेंक रहा है। अब इतने सारे विरोध के बाद भी वो अब स्त्रियों की या लड़कियों की शिक्षा के लिए जो योगदान दे रही हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है उपरी यानी ऊपर, निर्मितम निर्मित या बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यत यानी देखो। उपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर दिए हुए, ऊपर निर्मित बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र, कस्याचित कुछ भी, किसी भी पाठशाला या पाठशाला का वर्तते है। यह किसी एक पाठशाला का चित्र है। पाठशाला में लड़कियां दिखाई दे रही थी। इयम यह सामान्य पाठशाला नास्ति, बिल्कुल सामान्य कोई पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है, इयम अस्ति किससे बना? इयम और अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है जिसमें लड़कियों को पढ़ाया गया। एक शिक्षिका, यहां से देख लीजिए, एका शिक्षिका गृहात, घर से, पुस्तकानी आदाय, पुस्तकों को आदाय यानी लेकर, चलती है। मार्ग में, कश्चित कोई, तस्याह उपरी उनके ऊपर, धूल को, कश्चित चा और कुछ, प्रस्तर खंडान और कुछ पत्थर के टुकड़ों को, पत्थरों को, छिपती फेंकते हैं उनके ऊपर। कहते हैं तस्या उपरी, कश्चित कोई, तस्या उपरी उनके ऊपर, धूलिम धूल को, और कहते हैं कश्चित चा और कोई, चा का अर्थ क्या होता है? और, कश्चित यानी कोई, और कोई, प्रस्तर किसको कहा जाता है? पत्थर को, खंडान पत्थरों के टुकड़ों को, क्षिपति फेंकते हैं। परम, लेकिन, परम का अर्थ क्या हुआ? लेकिन, सा यानी वह, स्व अपने, दृढ़ निश्चय से, ना विचलित नहीं होती है। अपने दृढ़ निश्चय के से जब वो निकली है कि हमें कन्याओं को पढ़ाने जाना है, तो इस भले ही किसी ने कोई पत्थर फेंक रहा हो, कोई धूल फेंक रहा हो, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से वो उस रास्ते से विचलित नहीं होती हैं, घबराती नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्वविद्यालय और अपने विद्यालय में
कन्या भी, कन्याओं के साथ, कन्या भी, देखिए तृतीया विभक्ति लगी है, के साथ का हमारा अर्थ निकल रहा है। कन्याओं से, कन्याओं से क्या कहती है, सा विनोदम, विनोद के साथ में। ये नहीं है कि इतना सब कुछ विरोध सहन करने के बाद जब वो पढ़ाने आ रही हैं तो लड़कियों से फिर इसमें ये दिखाएं कि अरे देखो हम इतनी मुश्किल से तुम लोगों को पढ़ाने आ रहे हैं तो क्रोध दिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो क्या कर रही हैं, स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में कन्या भी, कन्याओं से सा विनोदम, विनोद के साथ, प्रेम के साथ, आलपंती, कहते हैं आलाप, कहते हैं ना, आलाप यानी बातचीत करती हैं, विनोद के साथ में बातचीत करती हैं, प्रेम के साथ में बातचीत करती हैं। सा, वे अध्यापने संलग्ना भवती, अध्यापन में, अध्यापन यानी टीचिंग में, पढ़ाने में संलग्न होती हैं। तस्याह, उनका, स्वकीयम, और उनकी, स्वकीयम अपनी, स्व यानी अपनी, स्वकीयम यानी अपनी खुद की, अध्ययन अपि, अध्ययनम अपि, उनका खुद का अध्ययन भी, सहैव प्रचलति, साथ में चल रहा है। वो लड़कियों को भी पढ़ा रही हैं और उनके साथ में उनका भी अध्ययन साथ में चल रहा है। के यम महिला, के यम जो शब्द बना है किससे मिलकर बना है, क और इयम शब्द से। और आपको पता है अ और ई के मिल से हमारी गुण संधि क्या बना देती है, ए की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ पे क में से बड़ा आ और ई दोनों गायब हुए, ए की मात्रा लग गई, तो ये हो गया के यम। तो के यम शब्द किन किन से मिलकर बना है, का इयम, यानी कौन यह, इसका केयम शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, कौन यह महिला, ये महिला कौन है। अपि, क्या, अपि जो शब्द यहाँ पर है अब इसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा क्या। अब आप कहोगे अपि का अर्थ आपने भी बताया है कि एक अव्यय होता है, इसका अर्थ भी निकलता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या क्यों कह रही हो, तो अब हम आपको एक उदाहरण से बता देते हैं कि ये लिखा है दिस इज अ बॉल, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन इस इज को अगर उठा के हम आगे रख दें तो ये क्या बन जाता है, इसका अर्थ क्या निकला, यह है एक बॉल, ठीक है, या एक गेंद है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो इज है इसको अगर आगे लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इज दिस अ बॉल। तो ये जो इज है वो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा ये। तो क्या होगा, क्या ये गेंद है, तो जो इज है वो अब है का अर्थ छोड़ के क्या में अर्थ में बदल गया। तो ऐसे ही यहाँ पे ये अपि जो शब्द है बीच में आता तो भी बनता, लेकिन जब ये आगे आ गया है तो ये क्या शब्द को दर्शा रहा है, क्या, यूयम इमाम। अब यहाँ पे भी देखिए फिर से संधि हुई है, यूयम इमाम, यानी आप इनको, इमाम यानी इनको, यूयम यानी आप लोग इनको, महिलाम जानित, इन महिला को, इमाम महिलाम इन महिला को जानित जानते हैं। अपि क्या, यूयम क्या आप सभी लोग, इमाम महिलाम इन महिला को जानित जानते हैं क्या। तो अब आगे कहेंगे इयम एव, नहीं जानते हैं तो बता रहे हैं कि इयम एव, ये ही, इयम एव शब्द भी किससे मिलकर बना हुआ है, इयम और एव। ये इसलिए बताते हैं जिससे कि क्या अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यानी यह ही, एव का अर्थ क्या होता है, ही, कि ये ही क्या है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा, पहली, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षा अध्यापिका, महिला शिक्षा थी, अध्यापिक, शिक्षिका कहें, अध्यापिका कहें, एक ही बात हो जाएगी कि ये ही कौन थी, महाराष्ट्र से महिला प्रथमा, ऐसी नहीं थी कि महिला शिक्षक थी लेकिन वो पहली थी, पढ़ाने वाली नहीं, तो तब तक कोई भी महिला शिक्षक नहीं होती थी। तो कितनी थी, प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है, ठीक है। नाम धारण कर, नामधेया का अर्थ क्या होता है, नाम धारण करने वाली, यानी जिनका नाम है क्या, सावित्रीबाई फुले। तो इस प्रकार से ये आपका पहला पैराग्राफ पूरा होता है। अब इसके शब्दार्थ बता देते हैं कि निर्मितम यानी बने हुए, कस्यचित यानी किसी, आदा यानी लेकर, धूलिम यानी धूल को, कश्चित कोई, प्रस्तर खंडन पत्थर के टुकड़ों को, स्वदृढ़ निश्चय अपने, स्व यानी अपने, दृढ़ यानी मजबूत, मजबूत नहीं होगा मजबूत हो जाएगा, मजबूत, और ये हो जाएगा निर्णय या निश्चय,
ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। निश्चय, सा विनोदम यानी विनोद के साथ, हंसी मजाक के साथ में, खुश होकर प्रेम के साथ आलपंती बात करती हैं। अध्यापने शिक्षण कार्य में संलग्ना लगी हुई हैं। स्वकीयम यानी अपना, सहैव साथ ही, सह और एव शब्द से सहैव बना हुआ है हमारा, यानी जिसका अर्थ निकल रहा है सह का अर्थ साथ और एव का अर्थ ही, तो सहैव यानी साथ ही। नामधेया नामक या नाम वाली, नाम धारण करने वाली। इयम एव कहते हैं इयम, यहाँ पे इयम लिख लीजिए, या तो ऐसा या फिर ये कि यह ही, जिससे हमारा मिलकर बन जाता है यही। जैसे अभी हमने आपको नैव शब्द भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जो नैव शब्द है वो न और एव से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है न और एव का अर्थ हुआ ही, तो हमारा क्या बन जाता है, नहीं बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही यही बन गया, यह ही से मिलकर यही बन जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब उनके बारे में बताते हैं कि जनवरी मासस्य, जनवरी मास के तृतीय दिवसे, तीसरा दिवस यानी जनवरी की 3 तारीख। ठीक है, जनवरी मासस्य यानी जनवरी मास के तृतीय दिवसे, तीसरे दिवस यानी 3 तारीख का को 1831 तमे खिस्त्रावदे, 1831 शताब्दी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर या स्थान में सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले का अजायत, उनका जन्म हुआ। अब आगे देखते हैं। तस्याह माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई, और पिता और उनके पिता खंडोजी इति अभिहितौ, यानी और उनकी माता, तस्याह माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। ठीक है, अब कहते हैं आगे देखते हैं। नव वर्ष देशिया, कहते हैं नव वर्ष देशिया सा, 9 वर्ष में ही कहते हैं ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, उनकी आयु कितनी थी, 9 वर्ष। 9 वर्ष की आयु में ही सा यानी वह ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, वो ज्योतिबा कौन थे, ज्योतिबा फुले थे, उन महोदय के साथ में परिणीता, उनका विवाह हो गया। कहते हैं सो अपि यानी सह अपि से मिलकर बना है, सो अपि, सह अपि यानी वे भी, तदानीम और वे भी उस समय, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष के थे, उनका वो 9 वर्ष की थी, तो सो अपि सह अपि वे भी, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष के ही, आसीत एव आसीत ही थे। सह अपि वे भी, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष की आयु के ही थे। अब कहते हैं यथो ही सह, लिखा हुआ है यथह ही, यानी जबकि सह स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थक आसीत, वे कैसे थे, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी वो ये कहते थे, उसका महत्व समझते थे कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे थे, कहते हैं स्त्री शिक्षाया, स्त्री की शिक्षा के प्रबल समर्थका आसीत, अतः इसीलिए उन्होंने सावित्री के मनसी स्थिता, मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, मनसी यानी मन में, मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति में बनता है मनसी, जिसका अर्थ निकलता है मन में, स्थिता यानी स्थित, अध्ययन अभिलाषा, अध्ययनाभिलाषा जो बना हुआ है, अध्ययन और अभिलाषा शब्द से मिलकर बना है, यानी अध्ययन की अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, उनकी क्या हुई, अभिलाषा बहुत उत्साहित के साथ में कैसी हो गई, प्राप्तवती, उनकी अभिलाषा बढ़ गई। इतः परम सा, कहते हैं इससे, लेकिन इससे सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती, फिर क्या हुआ, इस पर भी, इतः परम, लेकिन उन्होंने, ये नहीं कि सिर्फ हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, साग्रहम यानी आग्रह पूर्वक, सा आग्रहम यानी आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। उन्होंने बाकी की तो पढ़ाई अपनी जो भाषा है, महाराष्ट्र की मराठी भाषा या जो भी उस समय पर जो शिक्षा की पद्धति थी उसके हिसाब से उन्हें शिक्षा ग्रहण की, लेकिन कहते हैं इतः
लेकिन उन्होंने इस पर भी उन्होंने क्या किया, सा आग्रहम, आग्रह के साथ में आंग्ल भाषा या आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। क्योंकि उस समय देखिए ये कब की बात है, 1831 की बात है, हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी सीखा। क्यों सीखा भाई, कौन सी चीज़ें, कौन से रूल्स, कौन से नियम, कौन सी चीज़ें वो बता रहे हैं, उसको समझना तो भाई उनकी भाषा को सीखेंगे तभी तो। नहीं तो कई बार क्या होता था कि जो बेचारे भोले भाले किसान लोग होते थे या फिर जो शिक्षित नहीं होते थे, उनसे उनकी ज़मीनें होती थी या जो भी चीज़ें होती थी उन पे साइन ले लिए जाते, तो वो सब चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती थी, उन लोगों को पता नहीं चलता था। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें, बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, इसलिए उन्होंने आंग्ल भाषा किसको कहा जाता है, अंग्रेजी को, आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पैराग्राफ भी होता है पूरा। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। खिस्त्राब्दी का अर्थ होता है ईस्वी या वर्ष में। ईस्वी हम कहते हैं ना कि 1831 ईस्वी या 1831 वर्ष में, ठीक है। अब कहते हैं नामनी यानी नामक, अजायत यानी पैदा हुई, अभिहितौ यानी कहे गए, नव वर्ष देशीय यानी 9 साल वाली, परिणीता ब्याही गई या शादी हुई, तदानीम यानी तब, त्रयोदश वर्ष कल्प 13 वर्ष की आयु, यतो ही क्योंकि, समर्थक यानी समर्थन करने वाले, अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा, कहते हैं उत्सव, और ये हो जाएगा बढ़ोतरी, यहाँ पे आएगा उत्सम यानी उनकी बढ़ी, उनकी जो इच्छा थी वो कैसी हुई, उत्सम यानी बढ़ी। तो बा उधर का यहाँ पे आ गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, वो बढ़ोतरी हो गया। इतः परम, इससे भी अधिक, इतः परम इससे भी अधिक, जैसा कि हमने अपने एकादश पाठ को शुरू किया जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले, और उसके भी पहले 2 पैराग्राफ को हमने पूरा कर लिया। अब उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो सावित्रीबाई फुले हैं वो कौन थी, हमारी पहली महिला शिक्षक थी। महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षक कौन थी, सावित्रीबाई फुले, ठीक है, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने क्या क्या काम किए, अब इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और उसमें ये भी हमने पढ़ा कि वो लड़कियों को भी पढ़ाती थी और साथ साथ में खुद का भी अध्ययन करती थी, और उन्होंने इंग्लिश भी सीखी उन्होंने। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि सन 1831 में उनका जन्म हुआ। इसके बाद लिखा है 1848 तमे खिस्त्राब्दे, यानी 1848 ईस्वी में या शताब्दी में पुणे यानी पूना जिसको कहते हैं ना पुणे, तो कहते हैं पूना नगरे में, यानी जो पूना होता है या पुणे होता है, उस नगर में सावित्री, ठीक है, सावित्री और ज्योतिबा फुले, उनकी शादी किससे हुई थी, ज्योतिबा फुले से हुई थी। वो भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। तो उन्होंने क्या किया, सावित्री और ज्योतिबा महोदयन सह, यानी सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यायानाम, कन्याओं के कृते, कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथमम पहला विद्यालयम आरभत, पहला विद्यालय आरंभ किया। कहते हैं तदानीसिम, कहते हैं तदानीसाम, इनका केवलम, कहते हैं केवलम, तदानीसाम यानी उस समय केवलम 17 वर्षीय आसीत, और तब वे दोनों केवल कैसे थे, वे केवल कितने के थे, 17 यानी 17 वर्ष की आयु थी। कहते हैं 1851 तमे खिस्त्राब्दे, 1848 में उन्होंने पूना नगर में पहला लड़कियों का विद्यालय आरंभ किया, और 1851 में शताब्दी में अस्पृश्यत्वात्, यानी अस्पृश्यता किसको कहा जाता है, छुआछूत को। पहले बहुत माना जाता था ये हम ऊंची जाति के हैं, अरे छोटी जाति के हैं, ये नीच जाति के हैं, या ऐसे निम्न वर्ग के हैं। मतलब ऐसी कुरीतियां थी कि बताओ मनुष्य नहीं होता था, ये पता नहीं यानी क्या होता था, ऐसे सोच लेते थे कि हम उच्च जाति के हैं तो पता नहीं कौन सा अलग पंख लगे हुए हैं उनको, ऐसा, और निम्न जाति के तो उनको छूना भी नहीं है। तो अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। लिखा हुआ है अस्पृश्यत्वात्, यानी जो हमारी छुआछूत के द्वारा तिरस्कृतस्य, जो तिरस्कृत किए गई, समुदाय की बालिका नाम कृते, लड़कियों के लिए पृथकतया, अलग से तया, उन्होंने अपरः विद्यालय प्रारब्ध,
1851 में उन्होंने अस्पृश्यता, अब छुआछूत हो रही है तो ऊंचे वर्ग के लोग लड़कियों को भेज ही नहीं रहे, अरे निम्न जाति की पढ़ रही हैं लड़कियां, निम्न जाति की पढ़ेंगी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी सारी चीजें कुरीतियां चली। तो उन्होंने 1851 तम एक हिस्त्राव दे अस्पृश्यत्वाद, अस्पृश्यता की वजह से तिरस्कृतस्य समुदाय से, तिरस्कृत समुदाय की बालिका नाम लड़कियों के लिए, बालिका नाम कृते लड़कियों के लिए पृथकतया, अलग से तया उन्होंने अपरह विद्यालय प्रारंभ, अलग अपर यानी दूसरा विद्यालय प्रारंभ कर दिया। कि भाई अस्पृश्यता है, भाई एक बार में सारी मानसिकताओं को तो नहीं हटाया जा सकता है ना। पहले तो लड़कियों की शिक्षा पे का ही विरोध था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अब जैसे तैसे विद्यालय खोला, उसमें लड़कियां आने लगी तो भाई ऊंच नीच की, छुआछूत की भावनाएं आ गई। तो अब इससे भी फिर व्यवधान आता, तो अब एक साथ में सबकी मानसिकता तो खत्म नहीं की जा सकती। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक अलग विद्यालय बना दिया, एक और दूसरा विद्यालय बना दिया। सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखर विरोधम करत, बहुत विरोध किया। मुखर यानी बहुत अधिक, विरोधम विरोध अकरोध किया, उन्होंने बहुत अधिक विरोध किया। सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री बाई फुले ने मुखर विरोधम करोत, बहुत अधिक विरोध किया। और फिर क्या क्या किया उन्होंने, विधवा नाम, विधवाओं का शिरोमुंडनस्य, सिर मुंडन कर दिया जाता था। विधवा अगर हो जाती कोई स्त्री तो उसके बाल का, उसके सिर का मुंडन करवा दिया जाता, यानी काटे नहीं जाते, सीधे उसके बाल ही पूरे खत्म कर दिए जाते, उसका मुंडन कर दिया जाता। तो कहते विधवा नाम यानी विधवाओं का शिरोमुंडनस्य, सिर मुंडन का निराकरण आए, निराकरण करने के लिए सा वे साक्षात खुद कहते हैं ना पिताई, यानी नाइयों के पास मिलिता, नाइयों के से मिली, नाइयों ना पिताई है, यहाँ पे से का अर्थ निकल रहा है तृतीया विभक्ति, यानी नाइयों से मिलिता, मिली, वो सीधे खुद ही गई, ऐसा नहीं कि किसी को भेज रहे कुछ, क्योंकि अब ये यहाँ पे साक्षात शब्द उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद लड़कियों का बाहर निकलना जाना आना सब पे बहुत ही पाबंदी रहती थी। तो और भाई नाइयों के घर जा रहे हो, क्यों जा रही हो, 100 तरह की पाबंदियां, जाओ। तो लेकिन उन्होंने इन सब चीजों का खूब विरोध किया। और क्या किया कि विधवा नाम शिरो मुंडनस्य, सिर का जो मुंडन किया जाता था उसके निराकरण के लिए साक्षात ना पिताई, खुद स्वयं वो नाइयों से मिली। अब इसके बाद क्या हुआ, कहते हैं फलतः, जिसके फल स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाइयों ने, कहते अस्यारूढ़, इस रूढ़िवादिता के, इस रिवाज के सहभागिताम, कहते हैं अत्यजन। और क्या किया उन्होंने, इसमें जो सहभागिता थी, इस रूढ़ी में, इस रूढ़िवादी एक परंपरा जो चली आ रही थी, इसमें जो उनकी सहभागिता थी वो अत्यजन, उनको उसको त्याग दिया, कह दिया हम नहीं करेंगे। फलतः फल स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़, अब सब तो एक जैसे सोच के नहीं हो सकती ना, तो कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़, इस रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ सहभागिता, अपनी सहभागिता को अत्यजन त्याग दिया। एक बार सावित्रयाः, सावित्री के द्वारा मार्ग में दृष्टम, देखा गया, यत की कूपम निकषा, कूप से निकलते हुए उन्होंने देखा कि कूप से निकलते हुए शीर्ण वस्त्रव्रता, शीर्ण यानी फटे हुए, वस्त्रव्रता वस्त्रों को धारण किए, तथा कथिता और वैसी कही जाने वाली, अब कैसी कही जाने वाली, निम्न जातियां, निम्न जाति का कहीं जाने वाली, निम्न जाति या तथा कथिता, निम्न जाति की कहीं जाने वाली, क्वाचित नार्याः, कुछ नारियां, जलम पातुम, जल को पाने के लिए, पीने के लिए, कहती हैं याचनते, इसमें याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय, और उच्च वर्ग की उपहासम कुर्वन्तः, और उच्च वर्ग की महिलाएं उपहास कर रही थी। और कूपात जलोद्धरणम, कहती हैं अवार्यन, और कूप का जल नहीं देती हैं। सावित्री एतत् अपमानम, इस अपमान को सोढ़ुम नाक्षोक्तुम, उसको नहीं सहन कर सकी। वे ताह स्त्रियः, उन स्त्रियों को निज ग्रहम नीतवती, निज यानी अपने ग्रहम घर को नीतवती लेकर गई। तड़ागम दर्शित्वा, तड़ाग को दिखाकर अकथयत, कहती हैं, और
तड़ाग को दिखाकर कहती हैं कि यत यथेष्टम जलम नयत, यत जितना, कहती हैं कि यथेष्टम जितना इष्ट हो यानी जितनी इच्छा हो, जलम नयत जल ले लो, जितनी इच्छा हो उतना जल ले लो। तो इस प्रकार से कैसे मतलब इतनी रूढ़िवादियों को तोड़ने का साहस रखती थी। ऐसा करना भी बहुत बड़ा साहस का काम होता है। एक समाज जहाँ वर्षों से कोई कुछ कुरीतियाँ लगी हुई हैं, जमी हुई हैं, उनका विरोध करना, उनको तोड़ना बहुत बड़ी कठिन काम होता है। और आज के युग में तो ये सब चीज़ें संभव ही हैं। उस समय की बात है, ये 1800 जब हमारा स्वतंत्र ही नहीं हुआ था भारत, उस समय की बात है ना। आगे कहते हैं सार्वजनिको अयम तड़ागः, और उन्होंने कहा यह अब तालाब सार्वजनिक है, सभी का है, एक किसी का नहीं है। सार्व यानी सभी, जनिको यानी सभी जनकों का, सभी लोगों का, अयम तड़ागः यह तड़ाग है, यह तड़ाग यानी तालाब। अस्मात् जल ग्रहणे, इससे जल ग्रहण करने में, नास्ति जाति बंधनम, नहीं है कोई जाति का बंधन। ये बंधन लिखा हुआ है, इसको बंधन कर लीजिएगा, बंधन नहीं है। न अस्ति यानी नहीं है जाति बंधन, इसमें से जल लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तयाह उनकी, उन्होंने मनुष्याणाम समानतायाह, उन्होंने मनुष्यों की समानता के, स्वतंत्रतायाह च, समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा हमेशा ही, सर्वथा समर्था, पूरी, सर्वथा यानी पूरी तरह से समर्थन करती थी, पूरी तरह से समर्थन करती थी, पूरी तरह से उस पर समर्पित थी। किसके लिए? मनुष्याणाम समान, लोगों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा यानी हमेशा, सर्वथा कहते हैं पूरी तरह से समर्थिता, समर्थन करने वाली महिला थी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कन्यानाम कृते यानी कन्याओं के लिए, आरभत यानी आरंभ किया, अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य यानी अपमानित का। अब कहते हैं समुदाय से, समूह की, पृथकतया अलग से, अपस्नेह ये अपर है, अपरम, अपरम लिखा हुआ था ना, दूसरा, अपर शब्द यानी दूसरा। कहते हैं प्रारब्ध यानी प्रारंभ किया, मुखर तेज, तेज से, तेज नहीं होगा, तेज शोर शोर से, है ना, जोर शोर से, ऐसे मुखरम यानी मुखर होकर बोलना, किसी से डर कर ना बोलना। ठीक है, शिरो मुंडन से, सिर के मुंडन का, निराकरणा यानी दूर करने के लिए, साक्षात यानी स्वयं, नापित यानी नाइयों से, फलतः यानी फलस्वरूप। अब यहाँ पे शब्दार्थ हमने इसलिए दे दिए हैं कि जहाँ पे अगर कहीं कठिनाई हो तो इनको देख लीजिए, आप बिल्कुल पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। रूढ़ हो यानी रूढ़ी में, रिवाज में, सहभागिता, सहयोग को, निकषा पास में, शीर्ण फटा यानी पुराना, चिढ़ा कैसे है, चिथड़ा सा, पुराना, फटा हुआ, वस्त्रव्रता वस्त्रों से लिपटी, वस्त्र आवता शब्द से बना हुआ है कि वस्त्र से आवृता, लिपटी हुई। निम्न जातिया यानी नीच जाति की, पातुम पीने के लिए, याचनते इसमें मांग रही थी, उपहासम यानी मजाक को, उपहासम कुर्वन्तः करते हुए, जलोद्धरणम यानी पानी निकालने को, अवार्यन यानी मना कर दिया। आगे कहते हैं सोढ़ुम यानी सह, तुमुन प्रत्यय, सह धातु है, सह शब्द में हमारा तुमुन प्रत्यय लगा तो शोढ़ुम बन गया, यानी सहने के लिए। नीतवती ले आई, तड़ागम तालाग को, दर्शित्वा दिखाकर, यथेष्टम यानी यथा इक्षाम, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छा अनुसार। नयत यानी ले जाओ, सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए, समर्थिता यानी समर्थन किया। इस प्रकार से ये हमारा इधर तक हो गया, अपने शब्दार्थ भी हो गए और उसको समझा दिया। अब इसके बारे में, इसके बाद क्या होता है, अब उन्होंने क्या क्या किया, महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल कोई एक संस्था उन्होंने बनाई, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या का प्रतिबंध, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का गृह, इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, महिलाओं की सेवा के लिए मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह यानी शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का गृह, इत्यादि नाम ऐसी, आदि इत्यादि संस्थाओं की स्थापना करने में फुले दंपत्ति यानी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, फुले दंपत्ति जो थे, फुले दंपत्ति का अवदानम यानी योगदान महत्वपूर्ण है।
सत्यशोधक मंडलस्य, सत्यशोधक मंडल की गतिविधिषु, गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सावित्री बहुत अधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य था, आसीत यानी था, उत्पीड़ितानाम, पीड़ित, जो पीड़ित है, समुदायानाम, जो दूसरे वर्गों से पीड़ित जो समुदाय हैं, उनके स्वाधिकारान, उनके अधिकारों के प्रति जागरण में थी, उनको अपने अधिकारों के, स्व अधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागरण करना, ये उसका उद्देश्य था। सावित्री अनेकाह संस्था, सावित्री अनेक संस्था को प्रशासन कौशलेन, प्रशासन कौशल के द्वारा, प्रशासन कौशल, देखो हर एक संस्था को चलाने का हर एक में कुशलता नहीं होती है। हर एक, कोई नहीं हो सकता कि संस्था में 20 लोगों को भर लिया, 25 लोगों को भर लिया, भाई उनको काम क्या बताना है, उसको किस प्रकार से संचालित करना है, ये भी एक अंदर कुशलता होती है, निपुणता होती है। तो कहते हैं सावित्री अनेकाह संस्था, अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशलेन, प्रशासन के कौशल के द्वारा कहते हैं संचालितवती, संचालन करती थी। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है जब अकाल हो गया, दुर्भिक्ष यानी खाने के लिए जो भोजन है वो खत्म होना, तो दुर्भिक्ष काले, अकाल में, प्लेग काले, और प्लेग के काल में, एक महामारी, प्लेग की भी बीमारी हुई थी, जैसे अभी इस समय हमारी कोरोना जो महामारी चल रही है, इसी प्रकार से प्लेग भी एक ऐसी ही महामारी के रूप में बीमारी आई थी। तो दुर्भिक्ष काले, अकाल में, प्लेग काल में, सा वे पीड़ित जना नाम, पीड़ित जनों का को आश्रंतम, आश्रय देती हैं, अविरतम च, और निरंतर ही सेवाम अकरत, अविरतम यानी बिना विराम किए, बिना आराम किए, सेवाम अकरोत, और सेवाम करती हैं। सहायता सामग्री, सहायता सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, हमेशा प्रयास करती रही कि सहायता सामग्री कहाँ, किसको कहाँ क्या पहुंचाई जाए। महारोग प्रसार काले, महारोग के प्रसार काल में, जब महारोग फैला हर जगह, उस काल में सेवारता सा, सेवारत वे स्वयं, स्वयं भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रसित हो गई, उन्हें भी वो बीमारी हो गई, क्योंकि वो सबकी सेवा करते करते वो खुद भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। और 1897 यानी 1897 तमेखिस्त्राब्दे निधनम गता, और उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि, साहित्य रचना में भी सावित्री महोदय, कहते हैं सावित्री महीयते, महान थी, तस्याह उनके काव्य संकलन द्वयम, उनके काव्य संकलन दो हैं, वर्तते यानी हैं, द्वयम यानी दो काव्य, दो काव्य संकलन है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। कौन कौन सी? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, च इति, च और चेती जो मिला हुआ है किससे मिलकर बना है? च और इति से, यानी और है, ठीक है। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर है। भारत देशे, भारत देश में महिलो उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के का गहन अवबोधन, अगर गहराई से, गहन यानी उसका सूक्ष्म गहराई से अवबोधन ज्ञान करना है तो सावित्री महोदया, तो सावित्री महोदया जो है उनके जीवन चरितम, उनके जीवन चरित को अवश्यम अवधेयतम, अवश्य ध्यान करना चाहिए, अवश्य उसका अध्ययन करना चाहिए। जो सावित्रीबाई फुले का जीवन था, जिन्होंने अपने सारे जीवन में स्त्रियों की और निम्न जाति के जो लोग थे, जो जिनके जो अपने अधिकारों से वंचित थे, उन सभी के लिए उन्होंने जो काम किए उसको हमें निश्चय ही हमेशा ही पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ होता है समाप्त। अब हम अपने इसके भी शब्दार्थ को बता देते हैं, फिर अगले वीडियो में अभ्यास कार्यों को पूरा करवा देंगे। प्रतिबंधक यानी रोकने वाला, स्थापनायाम यानी स्थापना में, अवदानम यानी योगदान दिया, गतिविधिषु यानी गतिविधियों में। देखिए पूरा हमने पाठ पढ़ा दिया। अब पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि जैसे अब आप फिर से खुद से पढ़ेंगे उसको, और कोई शब्द का अगर अर्थ नहीं आया तो वहाँ पे हमेशा आपका एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको अर्थ बता देते हैं। गतिविधिषु यानी गतिविधियों में, सक्रिय यानी सक्रिय, उत्पीड़ा नाम सताए गए, उत्पीड़ित किए गए, स्वाधिकारान यानी अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम यानी जगाना,
प्रशासन कौशलेन निर्देशन की कुशलता के साथ संचालितवती चलाया उन्होंने, संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के दिनों में आश्रंतम, बिना थके हुए उनको अविरतम, लगातार कहते हैं सर्वथा, पूरी तरह से। जैसा कि हम अपने सावित्रीबाई फुले जो एकादश पाठ है उसको पूरा पढ़ चुके हैं, उसके अनुवाद भी हमारे पूरे हो गए, उनमें आने वाले हमने शब्दार्थों को भी आपको पूरा बता दिया। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर पर, ठीक है। अभ्यास कार्य जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको पूरा करेंगे। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने कितनी सारे सामाजिक कार्य किए, कैसे किए, लोगों की भलाई के, सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने हटाया, ठीक है। चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, चाहे स्त्री विधवाओं का जो मुंडन होता है वो प्रथा हो, या जो ऊंच नीच की जातियों के लिए जो छुआछूत की कुप्रथा थी उसको हटाना हो, तो उन सब का उन्होंने बहुत विरोध किया और लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्हीं से जुड़े हुए अब ये प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कीदृशानाम, किस प्रकार की, कुरीति नाम, कुरीतियों का, सावित्री ने, हमने दोनों में का और की क्यों बोला, कीदृशानाम किस प्रकार की क्यों बोला, क्योंकि नाम लगा हुआ है। नाम, राम, आम कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। देखिएगा रामा नाम बनता है, बालका नाम बनता है, जिसका षष्ठी विभक्ति काकी के का चिन्ह दिखाती है, और हमारा क्या बहुवचन का रूप लगा है, यानी किस प्रकार की, अब एक नहीं किस प्रकार की, कितनी। और कुरीति नाम, कुरीतियों का, सावित्री ने मुखरम यानी तेज आवाज में, जोर से विरोध किया। मुखर होकर, मुख में से आवाज निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कैसे बोलना तो सब किसी को आता है, लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ में बोलना किसी बात को, और भाई किसी का विरोध करने के लिए बोलना, फिर वो तो बहुत ही बड़ी बात होती है कि सामाजिक कुरीतियां जो चली आ रही हैं उनके विरोध में बोलना, तो ये सोचो कि खुद को आ बैल मुझे मार वाली चीज हो गई, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले आप स्वयं होते हो, बाकी आपका सब विरोध करने वाले होते हैं, है ना। तो उन्होंने मुखर होकर विरोध किया। तो किन कुरीतियों का किया, तो हम कीदृशा नाम की जगह लिख देंगे सामाजिक। क्या लिख देंगे, सामाजिक। आपका एक पद का उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी को वाक्य में भी लिखना है आपको और इम्प्रेस करना है अपने टीचर को, तो क्या लिख देंगे, कीदृशा नाम की जगह आप सामाजिक लिख देंगे, और कुरीति नाम से लेके अकरूत जैसा का तैसा उतार के लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। सामाजिक कुरीति नाम यानी समाज की कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। समाज में चलने वाली कई कुप्रथाएं थी, उन सबको उन्होंने खत्म किया। अब लिखते हैं कि के यानी कौन, कूपात, कूप से, जल उद्धरण, जल को लेने के लिए, अवार्यन क्या कहती हैं, जो कौन जो होती हैं, जल से जलोद्धारण, जल का उद्धरण यानी कूप से जल को लेने के लिए अवार्यन यानी मना कर देती हैं। कौन थी जो कूप के द्वारा, कूपात क्यों कहा, आत में हमने सी क्यों लगाया, क्योंकि पंचमी विभक्ति कहती है राम, रामात, राम बन जाता है रामात, बालक बन जाता है बालकात, यानी जिसका अर्थ होता है अलग होने का, यानी बालक से, अश्वात यानी अश्व से, सिंहात सिंह से, या फिर कहें हम वृक्षात वृक्ष से, ऐसे ही का अलग होने का अर्थ, ठीक है। तो कहीं कूपात यानी कूप से जल, अब बाहर निकालेंगे तो अलग होगा ना जल, जलोद्धरणम, जल का उद्धरण कर के लिए अवार्यन मना कर देती हैं। कौन मना करती हैं, तो के स्थान पर हम लिखेंगे उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग की, उच्च वर्ग वाली, कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, कूप से जल लेने के लिए क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं, ठीक है। अब इसमें आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, उच्च वर्गीय, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं महिला, उच्च वर्गीय महिला, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अब एक पद में लिखना था इसीलिए उच्च वर्गीय अकेला लिख दिया। लेकिन आप अगर इसमें उच्च वर्गीय महिला लिख देंगे तो ये एक और अच्छा पद बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं तो इससे भी समझ में आ रहा है कि उच्च वर्ग वाली, उच्च वर्गीय का मतलब क्या हो रहा है, उच्च वर्ग वाली, इसका भी अर्थ वही निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, के स्थान पे लिख देना उच्च वर्गीय, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक पद में लिखना है तो उच्च वर्गीय लिख देंगे, लेकिन अगर पूरा वाक्य बनाना हो तो फिर उच्च वर्गीय लिख के कूपात जलोद्धरण अवार्यन भी लिख देना, तो आपका बहुत अच्छा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लेके का यानी कौन, स्वदृढ़ निश्चयात,
अपने दृढ़ निश्चय से ना विचलती, नहीं विचलित हुई, नहीं हटी। कौन? स्व यानी अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटी। तो हम क्या कहेंगे, कौन नहीं हटी थी अपने दृढ़ निश्चय से? कोई उनके ऊपर धूल फेंक रहा, कोई कंकड़ फेंक रहा, कोई मिट्टी फेंक रहा, कोई तरह तरह की बातें कर रहा, लेकिन कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, हमें लड़कियों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है तो करना है। तो कौन नहीं हुई थी? सावित्रीबाई फुले। तो हमारा नाम, हम उनका नाम लिखेंगे सावित्रीबाई फुले, आपका उत्तर हो जाएगा। और वैसा कि जैसा हमने ऊपर बताया कि वाक्य में लिखना हो तो का को हटा के लिख दीजिएगा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, तो आपका उत्तर बन जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। लिखा है, प्रश्न आता है विधवा नाम यानी विधवाओं के, ठीक है, नाम लगा है यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का अर्थ यानी काकी के हम लगाएंगे कि विधवाओं के शिरोमुंडन। विधवा की क्यों नहीं कहा कि एक वचन थोड़ी ना है, अगर बहुवचन का है तो हम कहेंगे विधवाओं के शिरोमुंडनस्य, शिरोमुंडनस्य यानी सिर के जो मुंडन होता था उसके निराकरण आय, निराकरण के लिए आय लगा है, चतुर्थी विभक्ति है तो के लिए हम बोलेंगे निराकरण आय सा यानी वे, कई है किससे या किसके साथ मिलिता, मिली, किसके साथ मिली, ठीक है। जो कई है शब्द लिखा है हमने साथ क्यों लगा दिया इसमें, क्योंकि यहाँ ये जो है हमारा तृतीया विभक्ति बहुवचन में आता है, ठीक है। जैसे बाल कई रामई आता है तो उन्होंने कहा कई किसके साथ, तो के साथ का बोध कहाँ आता है? तृतीया विभक्ति बहुवचन में आता है। तो कहते हैं कई मिलता, किसके साथ मिली या किससे मिली, तो कहेंगे विधवा नाम। तो आपको सिर्फ उत्तर लिखना है नापितैः यानी नाइयों से, ठीक है, नाइयों से मिली। अब इसको और अच्छे से लिखना है तो हम कितना लिख देंगे? साक्षात भी लिख देंगे, साक्षात नापितैः यानी अब स्वयं नाइयों से मिली। साक्षात का मतलब स्वयं, वो खुद, ठीक है। तो साक्षात नापितैः हो गया, और अच्छा बन गया। इसको और अच्छा सजा के लिखना है तो बस क्या करना है, कई के स्थान पे साक्षात नापितैः लिख दीजिए और बाकी पूरा आप उत्तर यहीं से लिखेंगे। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं के मुंडन के निराकरण के लिए सा वह या वे साक्षात नापितैः मिलता, स्वयं नाइयों से मिली। तो ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। क्या देखा हमने कि कई है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति बहुवचन था तो उत्तर में भी हमारी तृतीया विभक्ति बहुवचन आएगी। नापित यानी नाई, लेकिन नापितों से का अर्थ बताना था तो तृतीया विभक्ति से होती है, क्योंकि के द्वारा का बोध हो रहा है, साथ का बोध हो रहा है, तो हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। और एक नाई से नहीं मिली, कईयों से मिली, इसलिए तृतीया में भी बहुवचन लगाया, ठीक है। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। अब आता है सा कासाम कृते यानी वे कासाम यानी किससे। अब देखिए आम नाम जहां मिलेगा वो कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। प्रश्नवाचक चिन्ह में विभक्ति देखना क्यों जरूरी होती है? क्योंकि जो विभक्ति आपके प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द में होगी वही विभक्ति आपके उत्तर में आएगी। जैसे कासाम शब्द देखिए कौन सा है? हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ निकला है वे, वह या उन्होंने, दोनों चीजें हमने बताई। क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति होती है उसमें किसी भी स्त्री को वह कहने के लिए हम सा का प्रयोग करते हैं, और जब सा का अर्थ बनता है, जब उसके रूप बनते हैं तो प्रथमा विभक्ति में हम उसको कहते हैं सा, ते और ताह, यानी वह, वे दोनों और वे सब। इसी के साथ साथ ये तो कहते ही हैं, सा को वह भी कहते हैं, यहाँ ते को वे दोनों कहते हैं, ठीक है, वे दोनों कहते हैं, और ताह को कहते हैं वे सब, लेकिन कैसे? स्त्रियों के लिए, स्त्रीवाचक चल रहा है, ठीक है। वे सब यानी वे सब क्या कर रही हैं, वे सब कौन है, तो इस प्रकार से हम लड़कियों के स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि 6th क्लास में तो अपने ये पहला ही चैप्टर है जो हमने समझाया था आपको, ठीक है। और इसका एक और अर्थ क्या निकलता है? क्योंकि प्रथमा विभक्ति हमारे कर्ता कारक के लिए प्रयोग की जाती है। कर्ता यानी वह ने, अब जैसे हम कहें कि कर्ता का चिन्ह ने होता है तो प्रथमा विभक्ति जहां लगी होगी उसमें ने का अर्थ निकालिएगा, ठीक है। वह ने, वे दोनों ने, या उन दोनों ने, या वे सब ने, तो वह ने सही नहीं लग रहा है बोलने में, वे दोनों ने तो नहीं लग रहा है, वे सब ने तो नहीं लग रहा है सही, इसीलिए कौन सा शब्द प्रयोग कर देते हैं? उन।
वह की जगह उन प्रयोग कर देते हो तो अपन कह देते हैं उन्होंने, उन दोनों ने, उन सब ने। लेकिन ये नहीं समझिएगा कि सा लिखा है तो उन्होंने के लिए कुछ अलग बनेगा, नहीं, सा है तो हम वह ने ना कह के हम कह देते हैं उन्होंने। ठीक है, तो हमने इसको क्या पढ़ा कि उन्होंने कासाम किन के लिए, कृत्य का अर्थ क्या होता है, लिए, प्रदेश का प्रथम विद्यालय, पहले विद्यालय को आरभत, आरंभ किया, यानी पहले का आरंभ के कब उन्होंने शुरू किया, किसके लिए शुरू किया, तो आपको पता है कि किसके लिए किया था, महाराष्ट्र की कन्याओं के लिए। किसके लिए किया था, महाराष्ट्र की कन्याओं के लिए। तो अब जैसे अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो क्या बन रहा है, महाराष्ट्र की कन्याओं, कन्याओं और के और लिए। ठीक है, ये उत्तर बन रहा है हमारे हिंदी में। तो महाराष्ट्र शब्द में जब षष्ठी विभक्ति लगानी है तो ये किससे लग जाएगी, काकी का चिन्ह कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति में। तो महाराष्ट्र शब्द में जब षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एक है तो षष्ठी विभक्ति में भी एक वचन लगाएंगे तो बन जाएगा महाराष्ट्रस्य। अब कह रहे हैं कन्याओं के, अब फिर से के आ गया, का की के कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति में, तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, वो भी कौन सा वचन लगाएंगे, क्योंकि कन्या एक नहीं है बहुत सारी हैं, तो ये हमारी कन्या शब्द के लिए आ जाएगा कन्या नाम, कन्याओं के लिए तो हो जाएगा कन्या नाम। और के लिए का एक और हमारे पास शब्द किसमें, इन्होंने प्रश्न में ही दे दिया कि कृत्य, कृत्य शब्द, तो कहेंगे कन्याओं के लिए तो हो जाएगा कन्या नाम कृत्य। बस इतना, आपको उत्तर में कितना लिखा है, महाराष्ट्रस्य कन्या नाम, आपका उत्तर हो जाएगा एक पद का। इसी को बहुत अच्छे से आपको पूरा लिखना है, क्योंकि वाक्य बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं है, क्योंकि कासाम शब्द की जगह पर महाराष्ट्र से लिख देंगे तो आपका उत्तर वैसे ही सही बन जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, सा, यहीं से लिखा, महाराष्ट्र से कन्या नाम, महाराष्ट्र की कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय को आरभत, आरंभ किया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पूर्ण विराम लगा लीजिएगा, हमारे कभी भी प्रश्न में प्रश्नवाचक, उत्तर में कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हमारे पास पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। अभी तक अपना क्या चल रहा था, एक शब्द में, और एक शब्द के साथ साथ हम आपको पूर्ण वाक्य भी बनाना बताते जा रहे थे, तो वही सब यहाँ पे करना है। लिखा है पहला प्रश्न, किम किम सहमाना, क्या क्या सहन करती हुई, सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात, सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से ना विचलिता, नहीं विचलित हुई, क्या क्या सहन करते हुए। तो आपने देखा कि कोई धूल फेंक रहा उनके ऊपर, कोई पत्थर फेंक रहा, कोई भी कुछ भी कह रहा, लेकिन ये सब सहन करते हुए उनके अंदर दृढ़ निश्चय था, तो उसके दृढ़ निश्चय से उन्होंने क्या किया, अपने दृढ़ संकल्प पर बनी रही और विचलित नहीं हुई। तो हमें उत्तर कहाँ लिखना है, किम किम की जगह, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा कहाँ लगा है, किम और किम। तो आप क्या लिख देंगे, धूल और प्रस्तर खंड, धूल और प्रस्तर खंड सहमाना, धूल और पत्थर के, प्रस्तर खंड का मतलब क्या होता है, पत्थर के टुकड़े, इतना नहीं, प्रस्तर तो पत्थर होता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन खंड कहने से पता चल रहा था कि छोटे पत्थर है, लेकिन अब छोटे हो चाहे बड़े, पत्थर तो पत्थर होता है। कहते तो धूल प्रस्तर खंड सहमाना, धूल और पत्थरों को सहते हुए, तो किम किम की जगह केवल दो ही चीजें लिखी, बाकी का हमारा पूरा यहीं से मिल रहा है आपको प्रश्न में से। सहमाना, सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलित, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः, सावित्रीबाई महोदयायाः पित्रोः पिता का नाम किम आसीत्, क्या था, उनके पिता का नाम क्या था। तो आप क्या लिखना है, किम जो शब्द लिखा है, किम आसीत् का मतलब है किम आसीत्, किम आसीत् दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए किम और आसीत् यानी क्या था, इन दो से, तो माँ में आ जुड़ गया तो वो कि माँ बन गया, माँ में आ बड़ा आ लगा तो क्या बन गया, कि माँ, किम आसीत। तो हमें किम के स्थान पे लिखना है, आसीत के स्थान थाती थे का तो अर्थ बताएंगे ना हम, तो हम क्या करेंगे, पूरा उत्तर हमें वहीं से मिलेगा, सिर्फ हम क्या लिख देंगे किम के स्थान पे, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः, सावित्रीबाई फुले महोदया के, याह यानी के षष्ठी विभक्ति, पित्रोह पिता का, पिता शब्द में भी कौन सी आ गई षष्ठी विभक्ति, पिता का नाम खंडोजी आसीत,
किम के स्थान पे आ जाएगा खंडोजी, और पूरा वैसा का वैसा उत्तर आपका बन गया। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरे पे चलते हैं। लिखा है विवाहानंतरम अपि, देखिए विवाह अनंतरम अपि, विवाह के बाद भी, अनंतर यानी बाद भी, सावित्र्याः, सावित्री के, याह क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति, मनसी मन में, मनस धातु में सप्तमी विभक्ति लगी, मनसी बन गया मन में, अध्ययन अभिलाषा, अध्ययन की अभिलाषा, कथम कैसे, उत्साहम प्राप्तवती, कैसे उत्साह को प्राप्त होती है, उनके अंदर जो अध्ययन की जो अभिलाषा थी, कैसे, कथम का अर्थ क्या होता है, कैसे, उत्साहम प्राप्तवती, कैसे उत्साह को प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे क्योंकि उनके जो पति थे उनका नाम क्या था, ज्योतिबा फुले महोदय, वो कैसे थे, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए उनको क्या मिला, अध्ययन की अभिलाषा में उन्हें क्या मिला, उत्साह प्राप्त हुआ। तो आप क्या कहेंगे, विवाहानंतरम अपि सावित्र्या मनसी अध्ययन अभिलाषा स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थकः। अब अभिलाषा कथम के स्थान पे लिखेंगे स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थकः, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक। तो उत्साह प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त होती है। कौन थे, बोले स्त्री शिक्षा या, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे शिक्षा या हो जाएगा, स्त्री शिक्षा के, यहाँ पे लिख देंगे स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः। अब और कौन थे, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं, पहले तो इतना भी लिखेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः उत्साहम प्राप्तवती, यह भी उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसको और भी थोड़ा और अच्छा लिखना हो तो क्या कह सकते हैं आप, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक किनकी वजह से, आप कहेंगे ज्योतिबा फुले उत्साहम प्राप्तवती, उनका नाम और लिख देंगे समर्थक के बाद में, तो ये आपका और भी थोड़ा सा और अच्छा उत्तर बन जाएगा। प्रबल लिखा हुआ है, आप इसको प्रबल कर लीजिएगा, प्रबल समर्थकः ज्योतिबा फुले, आप लिख देंगे ज्योतिबा फुले महोदयेन। क्यों लिखेंगे महोदयन, क्योंकि इसका अर्थ निकलेगा महोदय के द्वारा, ज्योतिबा फुले महोदयेन यानी ज्योतिबा फुले महोदय के द्वारा उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त होती है। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया कि स्त्री शिक्षा या स्त्री शिक्षा के। अगर आपको सही नहीं लग रहा हो, इसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि आपको कितना लिखना है। आपको अभिलाषा तक वैसा का वैसा लिखना है। कथम के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ लिख लीजिएगा कि स्त्री शिक्षा या, स्त्री शिक्षा के क्या कौन थे, प्रबल समर्थक, प्रबल समर्थकः कौन थे, ज्योतिबा फुले महोदयेन उत्साहम प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक ज्योतिबा फुले महोदय के द्वारा उत्साह को प्राप्त करती हैं। बस आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भाई इतना अकेला लिखेंगे तो थोड़ा सा उसमें क्या ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सिर्फ उनका नाम और जोड़ देने से और नाम में भी एन लगा देना, जिससे उनके द्वारा का अर्थ निकल आएगा कि ज्योतिबा फुले महोदय के द्वारा उत्साह को प्राप्त करती, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ऐसा उन्हें मिला कि वो प्रबल समर्थक थे कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, इसलिए तो के द्वारा का अर्थ लगाना था, इसलिए महोदय शब्द में हमने तृतीया विभक्ति लगाई है। चाहे तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका सही उत्तर आपके पास हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न लिखा हुआ है कि जलम पातुम निर्वायमाणः, यानी जल पाने के लिए, पातुम यानी पीने के लिए, जल पीने के लिए, निर्वायमाणा हटाई हुई, मना की गई नारी है, मना की हुई जो स्त्रियां थी, सा
नारियों को सा यानी वे कुत्र कहाँ पर नीतवती कहाँ पर ले जाती हैं। और किन कहते हैं किंचा कथयत। किंचा कथयत किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, बता देते हैं। किम, किम यानी क्या, च यानी और हो जाएगा अकथयत। अकथयत यानी कहती हैं। किम च अकथयत और क्या कहती हैं। तो ऐसा हमें उत्तर उन्होंने प्रश्न बताया कि जल पीने के लिए जो निर्वाय माना भगाई हुई जो स्त्रियां थीं, सा यानी वे कुत्र नीतवती कहाँ ले जाती हैं, और किम च अकथयत और क्या कहती हैं। तो कहाँ ले जाती हैं, अपने घर। तो हम कुत्र की जगह लिख देंगे निज गृहम, अपने घर को नीतवती ले जाती हैं। और अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या लिखा है, किम च अकथयत, तो कहेंगे च और तड़ागम दर्शित्वा यानी तड़ाग को दिखाकर अकथयत कहती हैं कि यथेष्टम, यहाँ त नहीं आएगा, यथेष्टम लिख दीजिए। यथेष्टम यानी अपनी इच्छा के अनुसार जलम नयत और जल ले लो। तो क्या कहते हैं, च किम अकथयत और क्या कहा था, तो कहेंगे और तड़ाग, और तो यहीं से मिल गया। किम अकथयत क्या कहा, तो हम कहेंगे च और तड़ागम दर्शित्वा तड़ाग को दिखाकर अकथयत कहती हैं यत कि यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम अपनी इच्छा के अनुसार जल को ले लो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर बन जाएगा। इसको यथेष्टम लिखा हुआ है, यथेष्टम कर लीजिएगा, ठठीरा का बना लीजिएगा। ठीक है, आगे आता है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम। कासाम यानी किसकी, संस्थानाम संस्थाओं के, स्थापनायाम स्थापना के लिए, स्थापना में याम लगा है ना, नाम नहीं है, याम है। याम सप्तमी विभक्ति में आता है, एक वचन में कहते हैं, जैसे लता याम बन जाता है ना, ऐसे कहा स्थापना याम। फुले दंपति यानी फुले दंपति का अवदानम योगदान महत्वपूर्णम, योगदान महत्वपूर्ण है। बताइए किन संस्थाओं के लिए है, तो दो संस्थाएं थी। तो कासाम के स्थान पे हम लिखेंगे महिला सेवा मंडल और शिशु प्रतिबंध गृहम। कौन कौन सी थी, शिशु हत्या, शिशु प्रतिबंध नहीं था इसमें, शिशु हत्या कि शिशु की हत्या का, शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम भी लिख सकते हैं, या शिशु हत्या का प्रतिबंध। वैसे उसका जो उत्तर है वो इतना ही है, शिशु हत्या प्रतिबंध, यानी शिशु हत्या का के प्रतिबंध जो गृह था उसकी संस्था नाम, उन संस्थाओं की स्थापनायाम स्थापना में फुले दंपति का अवदानम महत्वपूर्णम, अवदान योगदान महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से ये आपके होते हैं प्रश्न उत्तर। अब आते हैं हम अपने तृतीय प्रश्न पर, जिसमें लिखा है रेखांकित पदानि। रेखांकित जो पद हैं अधिकृत्य, उनके स्थान पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो पहला आता है सावित्रीबाई, यानी सावित्रीबाई कन्या भी ही, कन्याओं के द्वारा, सविनोदम आलपंती, कन्याओं के साथ। अब के द्वारा के साथ में के साथ भी हम प्रयोग लाएंगे, क्योंकि जो हमारी तृतीया विभक्ति होती है वो साथ के लिए भी प्रयोग की जाती है। तो कहते हैं सावित्रीबाई कन्या भी, सावित्रीबाई कन्याओं के साथ सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। अब इतना सब कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है, और लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो जब प्रश्न निर्माण करना हो तो हमें बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जो हमारा रेखांकित जो पद है उसमें छुपी हुई आप वचन, लिंग वचन विभक्ति को पहचान लीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। तो ये लिखा है कन्या भी ही, यानी कन्याओं के साथ। तो इसमें हमारा उत्तर जो बनेगा वो स्त्रीलिंगवाची होगा, और उसमें भी कौन सा होगा, बोले स्त्रीलिंगवाची में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रश्न उठा लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द निकाल लीजिए किम शब्द का। किम के शब्द रूप हमने आपको कई बार बता दिए हैं, जब जब प्रश्न निर्माण करवाना सिखाते हैं तभी तब बता देते हैं कि किम शब्द के स्त्रीलिंगवाची तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप उठा लीजिए, तो क्या बन जाता है, का भी ही। तो क्या बन जाएगा, कन्या भी ही, उसके स्थान पे आ जाएगा का भी ही। और बस क्या करना है, ये रेखांकित पद के स्थान पे ये का भी ही लिख दीजिए, और आपका प्रश्न जैसा करते और सब कुछ वैसा का वैसा उतार दीजिए, आपका प्रश्न बन जाएगा।
बस कुछ नहीं करना है, जिसका अर्थ निकल जाएगा कि किसके साथ। ऐसे ही लिखा है महाराष्ट्र से, देख लीजिए महाराष्ट्र शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र हमारा कैसा शब्द दिख रहा है, नपुंसक लिंगवाची दिख रहा है। नपुंसक भी नहीं हो तो अगर पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो तो दोनों में ही षष्ठी विभक्ति में स्य लगता है, क्योंकि तृतीया से सप्तमी तक के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के जो रूप हैं वो एक समान बनते हैं। तो ये लिखा है महाराष्ट्रस्य, तो हमारी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो एक वचन है, तो उत्तर भी हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला, यानी किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप उठा के कस्य लिख देंगे और हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ये है उत्तर, ये बन जाएगा प्रश्न। ठीक है, उल्टे चिन्ह लग गए हैं, उनको हम सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न निर्माण हो गया। फिर देखिए कन्या नाम, नाम नाम आम कहाँ आता है, बोले षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। स्त्रीलिंगवाची है, स्त्रीलिंगवाची षष्ठी विभक्ति बहुवचन। भाई किम का रूप तो उठाए, लेकिन उसके लिए हमें लिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो किम शब्द होता है उसके जो लिंग हैं तीनों के लिए अलग होते हैं। स्त्रीलिंग के लिए अलग होते हैं, पुल्लिंग के लिए अलग होते हैं, नपुंसक लिंग के लिए अलग होते हैं। लेकिन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक जैसे होते हैं, कहां से कहां तक, तृतीया से सप्तमी तक के। पहले और दूसरे इसके भी अलग होते हैं, पहले दूसरे इसके भी अलग होते हैं। ठीक है, तो इतने हमें ये चीज किम शब्द के याद रखना है। तो हमने क्या कहा, कन्या नाम स्त्रीलिंगवाची षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो स्त्रीलिंगवाची षष्ठी विभक्ति एक वचन में जाएंगे तो ये बन जाएगा काम। क्या बन जाएगा हमारा, काम। बस हमारा उत्तर बन गया। कहा कन्या नाम तो ये हो जाएगा काम कृते। ठीक है, तो ये आपका उत्तर बन गया। किम शब्द के जरा रूप देख लीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसीलिए यहाँ पे ये वाला शब्द आया। लिखा हुआ है मनुष्याणाम, देख लीजिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तृतीया के बाद तो एक ही हो जाते हैं। तो अब हम क्या करना है, चाहे तो पुल्लिंग वाले देख लीजिए चाहे नपुंसक लिंग के देख लीजिए, एक ही बात मिलेगी। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बस स्त्रीलिंग वाले अलग होते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन उठाएंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा काम। ठीक है, यहां देखेंगे साहित्य रचना, या साहित्य की रचना, रचना में भी याम आएगा यहाँ पे। साहित्य रचना याम, साहित्य रचना में सावित्री महीयते, सावित्री बाई जो थी वो महान थी, तो वो क्या थी। अब इसके लिए क्या करेंगे, कहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, सावित्री पर। अब सावित्री कौन है, बोले नाम है। नाम कहाँ लिखा जाता है, बोले जैसा का तैसा नाम कहाँ आता है, कहते हैं प्रथमा विभक्ति में जब एक वचन होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही ऐसा होता है कि स्त्रियों का नाम जैसा का तैसा लिख दिया जाता है। तो ये क्या लिखा है, सावित्री ईकारांत है, नदी की तरह रूप बना। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में नदी नदी ही रहती है, लता लता रहती है, बालिका बालिका रहती है, सावित्री सावित्री है। तो किम शब्द का हमें क्या रूप उठाना है, हमें स्त्रीलिंगवाची किम शब्द का, क्योंकि सावित्री कौन है, स्त्री है, तो किम शब्द का कौन सा रूप उठाएंगे हम, स्त्रीलिंग वाला। और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति जब एक वचन लगाएंगे तो उसके स्थान पे हमारा हो जाएगा का। क्या हो जाएगा, का। तो सावित्री के स्थान पे हमने लिखा का महीयते। साहित्य रचना या भी, साहित्य रचना में भी का महीयते, कौन महान थी, तो आप कहोगे सावित्री। तो ये आपका बन गया प्रश्न और ये है उत्तर। बस थोड़े से चिन्ह गड़बड़ हैं इस बार, तो आप इसको ठीक कर लीजिए, हमने तो सही कर दिए। इस प्रकार से ये हो जाता है आपका तीसरा प्रश्न पूरा। अब चतुर्थ प्रश्न आता है, यदि यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश, जैसा निर्देश हो वैसा उत्तर दीजिए। तो लिखा है इदम चित्रम, यह चित्र पाठशालायाः वर्तते, पाठशाला का है। अब यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे से सेंटेंस दे देंगे और उनमें एक में पूछ लेंगे बताओ इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, इसमें कर्ता कौन सा है, इसमें ये जो शब्द आया है सर्वनामवाची शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये अपन ने जब पाठ पढ़ा है तो अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा है इदम चित्रम, यह चित्र पाठशालायाम वर्तते, यह पाठशाला का चित्र है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, अत्र यहाँ पर जो वर्तते इति क्रियापदस्य, वर्तते जो क्रियापद का कर्तृपदम किम, बताइए यहाँ पे कर्ता कौन है, यहाँ पे कर्ता कौन है। तो हम क्या कहेंगे, इदम चित्रम, यह चित्र पाठशाला का है। किसका है, बोले कहेंगे पाठशाला का। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, तो आप कहेंगे पाठशाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा कि पाठशाला या जो शब्द है वो हमारा कर्तृपद है।
ठीक है। अब कहते हैं तस्या स्वकीयम, तस्याह उनका, स्वकीयम अपना भी, अध्ययन अपि उनका अपना भी अध्ययन भी सहैव प्रचलित साथ में चल रहा था। अस्मिन वाक्य इस वाक्य में विशेष्य पदम किम, इसमें विशेष्य कौन सा है? विशेषण विशेष्य कैसे बताया हमने? काला घोड़ा, काला विशेषण, काला है विशेषण और घोड़ा है विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा कौन सा पद है जिसमें जिसकी विशेषता बताई जा रही है? तो बोले कौन सा शब्द दिख रहा है हमें? तो हम कहेंगे यहाँ पे तस्या है यानी उनका, तो भाई ये तो कोई विशेषता नहीं हो रही है। अब ये कहते हैं कि उन स्त्री का, तो स्त्री के साथ में जो उन शब्द होता है वो उसकी विशेषता बन जाती है, यहाँ नहीं लिखा। तो क्या लिखा है? स्वकीयम अध्ययनम, अपना अध्ययन, और अपि इसमें अव्यय लगा हुआ है तो अपि तो हटाई दीजिए कि अपि तो हटो, तो क्या होगा? अध्ययन तो चल रहा, लेकिन कैसा चल रहा? स्वकीयम, अपना अध्ययन। तो जो स्वकीयम शब्द है वो विशेषण बन गया किसका? अध्ययन का। किसका बन गया? अध्ययन का। तो यहां पर आप कहेंगे कि उनका खुद का अध्ययन भी, क्या अध्ययन? बोले स्वकीयम अध्ययन अपि, उनका खुद का अध्ययन भी। तो ये उसका क्या बन गया? हमारा विशेष्य पद बन गया। क्या बना? स्वकीयम नहीं बनेगा, अध्ययन, अध्ययनम। और जो अपि भी हटा दीजिए क्योंकि अपि एक अव्यय पद होता है, तो आपको सिर्फ लिखने की जरूरत है अध्ययनम, बस इति, इति लिख दीजिए, आपका समाप्त हो जाता है उत्तर कोई भी, इति। यानी इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में जो विशेष पद है वो क्या है? अध्ययनम इति। अध्ययनम शब्द क्या है? उसका विशेषण है, विशेष्य है। आप क्योंकि कैसे अध्ययन की बात बोले? अपने अध्ययन की बात की, तो ये उसका क्या बन गया? विशेष्य बन गया। ठीक है, अध्ययन की विशेषता बताई गई। अब आगे लिखा है अपि, यानी भी। क्या? अपि का अर्थ क्या? यूयम, तुम, इमाम, इन, महिलाम, महिला को, जानीत, जानते हो, जानीत नहीं है जानीत, क्या तुम इन महिला को जानते हो? तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में जो यूयम है, यूयम इति पद, यूयम जो पद है वो केभ्य प्रयुक्तम, किन के लिए प्रयोग हुआ है? किन के लिए प्रयोग हुआ है बताइए। अब इसमें तो कहेंगे हम छात्राए आ जाएगा, या छात्राएं लिख देंगे, या लिख देंगे छात्रेभ्यः, क्योंकि केभ्य शब्द हमारा चतुर्थी विभक्ति का है। अब हुआ किसके लिए है? छात्रों के लिए। बताया ना कि क्या तुम इन महिला को जानते हो? पहले ही शुरुआत में लिखा हुआ है, ये एक चित्र है, यहाँ पे एक महिला अपनी पुस्तक लेके जा रही है, क्या तुम इन महिला को जानते हो? तो ये जो यूयम यानी तुम लिखा है वो किन के लिए हुआ है? जो भाई लेखक है उन्होंने छात्रों के लिए बोला है, तो छात्र शब्द यहाँ पे आएगा, मूल शब्द हुआ, लेकिन उसमें विभक्ति कौन सी लगाए? तो कह रहे हैं यहाँ पे केभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि उत्तर में तो आएगा ना कि अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में जो यूयम पद है वो छात्रों के लिए प्रयोग हुआ है। अब हमने बोला क्या? छात्रों के लिए, तो छात्र में के लिए लगाने के लिए हम छात्र में के लिए वाली विभक्ति लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? छात्रेभ्यः। एक छात्र के लिए होते तो हम कहते थे छात्राएं, लेकिन छात्र बहुत सारे हैं, केवल एक ही 8th क्लास में नहीं पढ़ रहा है, इसीलिए बहुवचन आ जाएगा छात्रेभ्यः। तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सा ताह स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वे उन स्त्रियों को निज गृहम नीतवती अपने घर ले जाती हैं। अस्मिन वाक्य सा, या जो इति सर्वनाम पदम, जो सा पर सर्वनाम पद है, कस्यै प्रयुक्त, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप कह देंगे सावित्रीबाई फुले। जब नाम किसी का सिर्फ हो तब सिर्फ आप लिख देंगे सावित्रीबाई फुले। ठीक है, अब आगे आता है हमारा प्रश्न, शीर्ण वस्त्रावृता, यानी चिथड़े या फटे हुए कपड़ों को पहनने वाले, शीर्ण वस्त्रावृता यानी शीर्ण वस्त्रों को धारण करने वाली, तथा कथिता यानी वैसा कही जाने वाली, निम्न जातिया, निम्न जाति वाली, काश्चित कुछ, नार्यः कुछ नारियां। अब इन नारी शब्द की देखिए कितनी विशेषता बताएंगे। शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने, शीर्ण यानी फटे हुए, वस्त्रावृता वस्त्रों को धारण करने वाली, तथा कथिता वैसी कही जाने वाली, कैसी कही जाने वाली? निम्न जातिया, निम्न जाति की कही जाने वाली, काश्चित कुछ,
नार्यः। तो जलम पातुम याचन्ते, इसमें जल पीने के लिए याचना करती थी। तो अत्र यहाँ पर नार्यः इति पदस्य, नारी जो पद है उसकी विशेषण पदानि कति संति, कितने हैं, कानि चा इति लिख, और कौन से हैं वो भी लिखिए। तो आप यहाँ पे कहेंगे 4, कितने कति के स्थान पे आप कहेंगे कितने हैं, 4। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो उनके नाम लिखेंगे। तो आप कहें, देखिए उत्तर में अगर पूरा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि। अब चत्वारः किसके लिए आता है, हमारा चत्वारः आता है पुल्लिंग के लिए, चत्वारी आता है स्त्रीलिंग के लिए, और चतस्त्रः आता है नपुंसकलिंग के लिए। तो यहाँ पे नारी शब्द की विशेषताएं हो रही हैं तो वो भी स्त्रीलिंग वाली जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पहले उत्तर आएगा चत्वारी। क्या लिखेंगे, चत्वारी संति। ठीक है। और कानिचा इति, तो कानी के स्थान पे अब इसके बाद में लिखेंगे कि कौन कौन सी हैं। तो आप कहेंगे शीर्ण वस्त्रावृता, निम्न जातीयः, तथा कथितः और काश्चित। ये चारों इनकी क्या हो गई, इनकी विशेषताएं हो गई, विशेषण हो गए। ठीक है। तो पहले आप लिख देंगे चत्वारी और फिर डैश लगा दीजिएगा और ये चारों लिख दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर भाई आपको सही पूरा उत्तर लिखना है तो उसका हमने तरीका बता दिया। क्या लिखेंगे, अत्र, पहले पूरा लिख दीजिएगा, फिर आप कहेंगे अत्र नार्या इति पदस्य विशेषण पदानि चत्वारि संति। ठीक है। क्या लिख देंगे आप, चत्वारि संति, हो गया। फिर आप कहेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर बाद में लिखेंगे कि शीर्ण वस्त्रावृता, निम्न जातीया, तथा कथिता, काश्चित विशेषण पदानि इति। आप लिखेंगे विशेषण पदानि इति। ये आपका उत्तर हो जाएगा। पूरे उत्तर में लिखना है और सिर्फ उतना ही लिखना है तो बस हो जाएगा आपका। जैसा कि अब हमने अपने अभ्यास कार्यों के 4 प्रश्नों को कर लिया है पूरा, जिसमें कि हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, अपना एकादश पाठ है, 11 पाठ है, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। उसके 4 प्रश्नों को हमने लास्ट वीडियो में करवा दिया। अब हम 5वें पर आते हैं। लिखा हुआ है अधो लिखितानि पदानि, अधो यानी नीचे, लिखितानि लिखे हुए, पदानि पदों को, आधृत्य यानी लेकर के या आधारित, पंच यानी जो आपके वाक्य लिखे हुए हैं, नीचे लिखे हुए जो पद लिखे हुए हैं उन पर आधारित वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ पर कुछ पद लिखे हुए हैं, कुछ पद दिए, शब्द नहीं बोला हमने, पद दिए हुए हैं, क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं विभक्ति लगी है, इसलिए जो पद दिए हुए हैं उन के वाक्यों में प्रयोग करना है। यानी ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें स्वकीयम, सविनोदम, सक्रिया, और यहाँ पर प्रदेशस्य, और ये लिखा है मुखरम, मुखम लिखा हुआ है, मुखरम, सर्वथा, ये हमारे सारे वहां पर शब्द आ जाएं। तो पहला आता है स्वकीयम यानी अपना, तो इसका हम क्या कहेंगे, स्वकीयम कार्यम कुरु, कार्य नहीं हो जाएगा, कार्यम कह देंगे, अपने कार्य को करो। स्वकीयम यानी अपने, कार्यम कुरु, अपने काम को करो। तो स्वकीयम शब्द आपका यहाँ पे प्रयोग हो गया। अब कहते हैं सविनोदम यानी हास्य पूर्वक, हंसते हुए, विनोद के साथ हंसी मजाक करते हुए। तो कहेंगे सह यानी वह, सविनोदम आचरति, वह विनोद के साथ हास्य पूर्वक आचरण करता है। तो क्या होगा, सह सविनोदम आचरति। तो लीजिए ये वाक्य बन गया। कौन सी बड़ी बात है। सक्रिया यानी सक्रिय रहना, क्रियाशील रहना। सा पठने, वह पढ़ने में सक्रिय अस्ति, पढ़ने में सक्रिय है। बस लीजिए बन गया वाक्य। प्रदेशस्य यानी प्रदेश की, कहते हैं प्रदेश की, कहते हैं प्रदेशस्य उन्नति करणीया, प्रदेश की उन्नति करनी चाहिए। करणीया यानी करनी चाहिए, चाहिए का अर्थ लगाना है, अनियर प्रत्यय लगा देते हैं तो उसमें अनिय शेष रह जाता है, और र होने से जो न बचता है अनियर प्रत्यय का वो णा में परिवर्तित हो जाता है। कई बार बता चुके हैं अभ्यास करवाते में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, करणीया यानी करनी चाहिए। मुखरम यानी स्पष्ट रूप से, तेज आवाज में, अच्छे से, तो कहते हैं मुखरम होकर, मुखर होकर, स्पष्ट होकर। तो कहते हैं स मुखरम एव वदति, वह स्पष्ट रूप से ही बोलता है। सर्वथा यानी बिल्कुल, हमेशा, सर्वथा बिल्कुल। सह सर्वथा सत्यम वदति, वह बिल्कुल सत्य बोलता है। स सर्वथा बिल्कुल, कहते ना बिल्कुल ठीक कहा, तो कहते हैं स सर्वथा सत्यम वदति, ये वह हमेशा सत्य बोलता है। सदैव हमेशा होता है, सर्वथा यानी बिल्कुल।
अब कहते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखे हैं, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। अब ये वाले भी वाक्य जो लिखे हुए हैं इनका के भी वाक्य की रचना कीजिए। तो हम क्या लिखा है, ऊपरी यानी ऊपर, तो कहेंगे ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्य, ऊपर निर्मित चित्र को देखिए। अब ऊपरी शब्द का और भी हम क्या लिख सकते हैं कि वृक्षस्य ऊपरी, कि वृक्ष के ऊपर कह देंगे वानरम, वानरह, वानर कहेंगे कूर्दति, कूदते हैं। यानी अब अगर बहुत सारे हों तो कहेंगे वानरह कूर्दन्ति। अगर आपको इसमें ये कठिन लग रहा है तो आप लिख सकते हैं वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा, कूर्दन्ति नहीं लिखना है, वो भी अगर कठिन लग रहा है तो लिख दीजिए वानराः सन्ति। तो क्या हो जाएगा, वृक्ष के ऊपर वानर है। या वृक्ष से ऊपरी खगाः सन्ति, खगाः यानी पक्षी हैं, तो ये भी आपका एक वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, वृक्ष से ऊपरी खगाः सन्ति, कि वृक्ष के ऊपर खग है, पक्षी हैं। तो ये कुछ भी आप छोटा सा ऊपर यानी ऊपर होता है, जिसका अर्थ कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। आदानम यानी लेकर, विद्यायाः यानी विद्या का आदानम क्रियेत, हमें करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्री धातु में विधिलिंग लकार लगा दिया, यानी विद्या का, तो क्री धातु क्रियेत बन गया, यानी करना चाहिए। विद्याया, विद्या का, आदानम लेन देन करना चाहिए। परकीयम, स्वकीयम यानी अपना, परकीयम यानी दूसरों का, परकीयम वस्तून यानी दूसरे की वस्तुओं को ना स्वीकृत, स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी स्वीकृत यानी छुड़ाना नहीं चाहिए, है ना। कोई प्रेम से दे तो ले लो, लेकिन ये नहीं कि दूसरे की चीजों पर नियत लगा के रखो, अरे जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसकी चुपचाप से उठा ली, नहीं, परकीयम वस्तु ना स्वीक्रिया। ठीक है, विषमता, विषमता होती है यानी समानता हो, विषमता, समानता यानी एक जैसा होना, विषमता यानी अलग अलग होना। तो कहते हैं अस्माकम, माँ भूल गए यहाँ पर लीजिए, अस्माकम, अस्माकम यानी हमारे जीवने, हमारे जीवन में, अस्माकम जीवने बहुनी, बहुत सारी विषमता भवती, बहुत सारी विषमताएं आती हैं। व्यक्तिगतम यानी व्यक्तिगत यानी अपने आप का, व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति का के अपने की बात हो जाए तो, इदम मम यह मेरा, व्यक्तिगतम यानी पर्सनल, कहते हैं ना ये मेरा पर्सनल कार्ड है, ये मेरा पर्सनल घर है, ये मेरी पर्सनल कार है, कहते हैं। तो कहते हैं इदम मम व्यक्तिगतम यानी मेरा खुद का, स्वयं का, कार्यम अस्ति कार्य है। ठीक है, अब कहते हैं आरोह, आरोह यानी चढ़ना, तो वृक्षे आरोह हानिकारक भवति, वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक होता है। बस ये आपका उत्तर सारे वाक्य। अब देखते हैं, लिखा है हमारा अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों का समानार्थक पद, समानार्थक पद पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर लिखिए। ठीक है, पंचमी विभक्ति लगी, इस अलग होने का अर्थ आ रहा है। पदानाम यानी पदों का, काकी के का बोध आ रहा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखा हुआ है ना, पाठ से चित्वा यानी चुनकर। अब लिखा हुआ है यानी समानार्थक पद ढूंढने हैं, लेकिन पाठ से ही, जैसे लिखा है शिक्षणे, शिक्षणे यानी पढ़ाने में। अब क्यों हमने मैं बोला, क्योंकि सप्तमी विभक्ति थी, तो शिक्षण यानी शिक्षण में, ऐसा ही हमें पाठ से चुनकर लिखना है। उसमें हमारा लिखा है अध्यापने, समानार्थक बंद, शिक्षण यानी पढ़ाना, तो अध्यापन यानी पढ़ाना। ठीक है, तो बन जाएगा अध्यापने। अगर शिक्षण में सप्तमी है तो हमें जो समानार्थक ढूंढेंगे उसमें भी सप्तमी विभक्ति वाला ढूंढेंगे। जैसे पथी, पथ शब्द में जब हमारी कौन सी सप्तमी विभक्ति लगती है तो वो बनता है पथी, तो ऐसे ही मार्ग में भी सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, मार्गे, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। हृदय, हृदय का हमारा क्या लिखा है, बोले मनसी शब्द किसके लिए आया है, बोले हृदय का समानार्थक आया है, हृदय में यानी मन में। हमारे दिल में एक इच्छा थी कहते ना, तो हमारे मन में, तो हृदय का यहाँ पे समानार्थक मनसी आया हुआ है, ऐसे ही लिखा है, हृदय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति का हमारा फिर उत्तर आएगा। ठीक है, अब कहते हैं इच्छा अनुसारम यानी इच्छा के अनुसार, तो ऐसा ही हमारा समानार्थक आया है यथेष्टम। क्या आया हुआ है, यथेष्टम। योगदानम के लिए आया है अवदानम, निरंतरम के लिए आया है अविरतम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे समानार्थक पद हो जाते हैं जो कि आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। अब लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम लिखत। अब लिंग विभक्ति वचन तब आप कर पाएंगे जब आप शब्द रूप पढ़ना शुरू करेंगे। शब्द रूप के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, 9th क्लास में
देख लीजिए 10th क्लास 9th क्लास में देखेंगे शब्द रूप के आपको 20 से 22 शब्द रूप मिल जाएंगे। आपको हर एक चीज के शब्द रूप हमने बनाए हैं, जहां तक पॉसिबल हो सकते हैं उतने शब्द रूप हमने आपके बताए। याद करने का भी तरीका बताया है, लेकिन अब याद तो आपको करना पड़ेगा। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि हम याद कर लें तो आपको याद हो जाए, ऐसा होता तो हमने सब याद कर लिया, आपको सब हो चुका होता लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे लिखा है ऊपरी, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा है हमारा पद, ठीक है, जिसमें आपको क्या चुनना है, यहाँ पे आपको लिंग, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये गलत आ गया कहीं से भी, ये आपके पद हो गए, यहाँ लिंग हो गया, यहाँ विभक्ति हो गई, ये वचन हो गए, ठीक है। तो आपको पद क्या दिया हुआ है, धू कहते हैं धूलिम, धूल धूल शब्द है। अब कहते हैं धूलिम यानी धूल को। अब को का अर्थ आ रहा है म हलंत, देखिएगा तो पहले तो सबसे पहले लिख दीजिए कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में म हलंत आता है। या तो नपुंसक लिंग में, या तो कोई शब्द अगर नपुंसक लिंग हो तो उसमें आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, नपुंसक लिंग के तो प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही आपको म हलंत दिखाई देगा। जैसे फल शब्द का देखते हैं तो बनता है फलम, और एक वचन में भी फलम बनता है प्रथमा विभक्ति के, और द्वितीय विभक्ति के भी एक वचन में फलम बनता है। तो म हलंत एक तो नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीय में, और कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी बोले द्वितीय विभक्ति म हलंत दिखाई दे तो और तीसरी जगह पे कहाँ आता है, बोले द्वितीय विभक्ति के नपुंसक लिंग नहीं, कहीं पे भी किसी भी लिंग का, पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो, सबकी द्वितीय विभक्ति एक वचन में मा हलंत अंत में दिखाई देगा आपको। तो लिखा है धूली, धूली मूल शब्द हो गया, धूली कैसा लग रहा है, मैं स्त्रीलिंग, इकारांत छोटी ई की मात्रा है, मति तो धूली तो कैसा हो गया, इकारांत हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो मा हलंत कहाँ आया, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। नपुंसक लिंग अगर होता धूली शब्द तो हम उसमें कहते कि नपुंसक लिंग का फिर हमें देखना पड़ता कि प्रथमा या द्वितीय आ रही है, लेकिन अगर हमारा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा, पुल्लिंग हुआ तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा। अब लिखा है नामनी, क्या लिखा है, नामनी, नी छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा जैसे राजन शब्द हुआ हमारे, जब नकारांत तकारांत सकारांत शब्द में चलते हैं तो वहां पर मकारांत यानी माँ से अंत होने वाले, सा से अंत होने वाले, त से अंत होने वाले उन शब्दों में छोटी ई की मात्रा, जैसे वाक होता है तो वाची हो जाता है, ऐसे नामनी हमारा क्या बन गया, नामनी, छोटी ई की मात्रा आ गई, कहाँ आती है, नपुंसक लिंग शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन में आती है। ऐसे ही अपरह, रह लिखा हुआ है, हमेशा देखिएगा सिंपल जो विसर्ग आता है किसी के पीछे, यानी अपर लिखा है यानी दूसरा, और उसमें सिर्फ विसर्ग लगा दिया जाए तो समझ लीजिएगा ये पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन की ही बात हो रही है। कहते हैं कन्या नाम, अब नाम आ गया कन्या, वैसे ही स्त्रीलिंग हो गई, नाम लिखा है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। अब कहते हैं सहभागिताम, फिर से देखिए ताम आ गया, अब सहभागिता बड़े आ की मात्रा स्त्रीलिंग, ताम आम नाम दिख रहा है तो कहाँ, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, सहभागिताम। अब देखिए सहभागिता शब्द अलग करेंगे, वैसे हम क्या कहते हैं आपको, नाम, नाम और आम, ये पीछे देखें तो समझना आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे जो ताम है, जो शब्द लिखा है वो सहभागिता का ता है, मतलब सहभागिता अपने आप में पूरा शब्द है, उसके बाद म लगा हुआ है। जैसे हम कहें, देखिए उदाहरण के लिए बता देते हैं, नहीं आपको कंफ्यूजन होगी, जैसे हम कहें लताम, तो अब इसमें भले ही आम तो दिख रहा है, लेकिन भाई जो शब्द किसके मूल शब्द उसका क्या है, लता, तो भाई लता को हटा दो तो विभक्ति वाला चिन्ह क्या है, अकेला मा हलंत। तो ऐसे ही यहाँ पर सहभागिता शब्द में भी है कि मूल शब्द तो है सहभागिता, विद्या सहभागिता, बड़े आ की मात्रा माँ हलंत है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है और माँ हलंत दिख जाए तो समझ जाना उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगी हुई है। नापितः सिंपल विसर्ग दिख जाएगा तो पुल्लिंग में हमारा नापितः अकेला, नापिताह होता, सुनिए नापिताह अगर होता यहाँ पे तो आप यहाँ पे सुनिए नाप, देखिए इसमें थोड़ी सी हमें ये कंफ्यूजन लग रही है, आपको हम सबके बता दे रहे हैं किसमें क्या हो सकता है। अगर नापितः शब्द अकेला लिखा हुआ हो तो आप कहेंगे कि इसमें
प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ना पितः अकेला लिखा हुआ हो। थोड़ा सा बुक में चेक कर लीजिएगा, हम सभी का आपको बता देते हैं, ठीक है। उसी में अगर यहाँ पे ना पितः ना हो के यहाँ पे ना पिताह लिखा हुआ हो, यहाँ पे हम लिख के देते हैं। इसका थोड़ा देख लीजिएगा कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। बालक के समान रूप चलेंगे, ना पिता अगर लिखा हुआ हो तो वो हमारा प्रथमा विभक्ति है, उसमें पुल्लिंग यहाँ लिख देते हैं, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एक वचन तो हमारा अकेला विसर्ग था, तब बड़े आ की मात्रा विसर्ग आ गया तो वो बहुवचन में आ जाएगा। जैसे बालक, बालकः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बड़े आ की मात्रा बहुवचन में आती है। और यहाँ पे अगर तृतीया विभक्ति बहुवचन की बात यहाँ पे लिखी हुई थी, तो अगर बुक में जरा देख लीजिएगा तो यहाँ पर अगर यहाँ पे लिखा हो आपके नापितैः, अगर ये नापितैः लिखा हुआ हो तो जैसे बालक बालकैः बन जाता है, राम रामई बन जाता है। कब? जब उसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन लगता है, तब आप इसको कहेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है, नापित यानी नाई, जिसमें कि तृतीया विभक्ति लगी है और उसमें भी बहुवचन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा कि आपके में ना पितः लिखा हुआ है, ना पिताह लिखा है या ना पितैः लिखा है। हमने सबका बता दिया। चलेंगे हमारे रूप आप पहचानेगा कैसे, जैसे बालक के चलते हैं, बालक जैसे ही नापित शब्द के चलेंगे। अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, और अकारांत पुल्लिंग है तो चाहे राम के देख लो चाहे बालक के देख लो, उस हिसाब से आप लिंग और विभक्ति आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम कहें तृतीया विभक्ति बहुवचन तो यहाँ पे नापितैः होना चाहिए, तब हमारा ये उत्तर बनेगा सही। तो एक बार जरूर इसमें कंफर्म कर लीजिएगा। हमने एक नहीं तीनों रूप बता दिए, तीनों क्या 21 रूपों के बारे में बता दिया कि बालक जैसे ही समान इसमें रूप आपके चलने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरु, यानी लकार का परिवर्तन कीजिए। अब लकार क्या होता है? लकार यानी आपका काल। काल का परिवर्तन कैसे करेंगे? जैसे अभी हम एक छोटे से उदाहरण से बता देते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा सा या कहते हैं राम, राम ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल, जल्दी समझ में आ जाता है। लिखा हमने राम पढ़ता है, क्या बोला? राम पढ़ता है, तो संस्कृत में क्या बनेगा? रामः पठति, ठीक है। राम एक वचन है, प्रथम पुरुष है, क्योंकि पुरुष पहचान हमने कैसे बताया था कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, ठीक है। तो हमेशा आपको हमने जब ये अनुवाद सिखाए थे, अनुवाद आपने अभी नहीं सीखे हैं तो 6th में, 9th में, 10th में, तीनों में हमने अनुवाद करने सिखा दिए हैं। हम कह रहे 9th और 10th में नहीं जाइए तो आप 6th वाले में चले जाइए। 6th के अनुवाद की वीडियो में, जब तक आपके व्याकरण के वीडियोस नहीं बने हैं तब तक 6th को बेस मान लीजिए। 6th में भी बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी सी चीजें समझाई हमने, ठीक है। तो ये राम शब्द कैसा है? बोले ये प्रथम पुरुष का है, क्योंकि आपने क्रियाएं देखी हैं। क्रियाएं आपको ने पठती, पठता, पठंती तो अभी सक्सेस से देखते चले ही आ रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे लिखी रहती है। लिखा रहता है प्रथम पुरुष, फिर लिखा रहता है मध्यम पुरुष, फिर लिखा रहता है उत्तम पुरुष, इस प्रकार से लिखे रहते हैं। तो ये पुरुष बहुत परेशान करते हैं, दिमाग खराब होता है इनसे। ये सोचते हैं कि अरे ये क्या है, क्या मतलब निकलता है। फिर यहाँ लिखा रहता है एक वचन, फिर लिखा रहता है द्विवचन, और फिर लिखा रहता है बहुवचन, ये लिखा रहता है ना। और इसको देख के बड़ी समस्या लगती कि ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है। तो हमने एक लाइन याद करवाई थी कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं शब्द जहां होगा वहां उत्तम पुरुष की क्रिया लगाना। तुम मध्यम, यानी तुम जो शब्द आएगा वो मध्यम पुरुष में आएगा, और मैं और तुम को छोड़ दो, बाकी जो भी बनते हैं, जो भी संज्ञा सर्वनाम बनते हैं, सब हमारे प्रथम पुरुष में चले जाते हैं, ठीक है। समझ गए? यानी अगर राम की बात होगी पढ़ने में, जैसे राम एक है तो क्या हो जाएगा? राम छोड़िए, बालक ले लेते हैं। बालक के हम आपको दोनों के बता देते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा है बालकः, ये जैसे ये वाला जो लकार परिवर्तन है कब समझ में आएगा? जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सही होगा। यहाँ हम बता देते कि इस काम ने ऐसे करवा दिया तो समझ नहीं आती, इसीलिए हम ये पहले कॉन्सेप्ट समझा दें आपको कि कैसे लकार परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने ये कह दिया कि पठ धातु के ले लेते हैं लट लकार, लट यानी वर्तमान काल की बता देते हैं, तो क्या बनता है? पठति। प्रथम पुरुष के लिए हमारी एक वचन, अगर बालक एक है
तो बनेगा बालक पढ़ता है तो कहेंगे बालकः पठति। दो बालक पढ़ते हैं तो वहीं पे जो पढ़ने की क्रिया दो लोगों की होगी तो बन जाएगा पठतः। और वहीं पे अगर बहुत सारे बालक पढ़ रहे होंगे तो बन जाएगा पठन्ति, बालकाः पठन्ति। ठीक है, अब ये प्रथम पुरुष निपट गया क्रियाओं के मामले में। अब कहा हम मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में कहें तो तुम मध्यम। अब तुम शब्द के लिए कि तुम एक हो, तुम दो हो या तुम बहुत सारे हो तो उनके लिए क्रियाएं अलग होंगी। तुम अकेले पढ़ रहे होगे तो कहेंगे तुम पढ़ते हो तो आ जाएगा त्वम पठसि। क्या हो जाएगा, त्वम पठसि, क्योंकि हमने याद करने का क्या तरीका बताया था कि कैसे याद करना, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा थह और हो जाएगा थ, पठत। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा पठामि, पठावह और पठामह। ठीक है, तो क्या बना हमारा, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। ठीक है, किसके लिए, अगर तुम एक हो, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो हो जाएगा युवाम पठत, और तुम सब पढ़ते हो तो हो जाएगा यूयम पठत। अब कहा मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं तो हो जाएगा वयम पठावह। ठीक है, ये अपना बन जाएगा। अब कहा लकार में परिवर्तन करूं, लकार में परिवर्तन करो तो लकार कैसे बदलेगा। अब जैसे कहा कि बालक पढ़ता है तो हमने लिख दिया बालकः पठति। अब ऐसे आपने देखे होंगे कि हर लकार के लिए होते हैं, यानी हमारे वर्तमान काल के लिए अलग क्रियाएं बनती हैं, हमारे ऐसे भूतकाल के लिए अलग बनती हैं, फिर कहते हैं हमारे लोट लकार के लिए अलग बनती हैं, आज्ञार्थवाचक के लिए, विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ के लिए अलग बनती हैं। यानी 5 लकार आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 5 लकारों की धातु क्रिया वाला एक बार वीडियो खोल लीजिए, 5 लकार याद हो जाएंगे, समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। अब क्या कहेंगे कि लिखा है जैसे बालकः, बालक पढ़ता है तो क्या कहेंगे बालकः पठति। इतना तो समझ में आ गया आपको कि बालक कैसा है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए उसके लिए पठति क्रिया आई। लेकिन अभी हमने कहा कि बालक पढ़ता है, लेकिन हमने कहा बालक पढ़ता था या बालक पढ़ रहा था, भूतकाल की बात हो गई। तो अब ये जो क्रिया है, ये जो लट लकार है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, लंग लकार में, भूतकाल में बन जाएगा। तो ये जो पठति क्रिया है अब वही वचन नहीं बदलेगा, पुरुष नहीं बदलेगा, क्योंकि बालक बालक ही है, केवल पढ़ने की क्रिया का काल बदल गया ना, समय बदल गया। तो जैसे हम क्या लगा देते हैं अपने इंग्लिश में, हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब का, जैसे सी की जगह सो हो जाता है, ऐसे ही ये हमारा पठति की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा लग जाएगा, क्रिया बनती है अपठत, त ताम न अह तम त, तो अपठत अपठताम अपठन, इस प्रकार से। तो लकार कैसे बदला, हमारा पुरुष वही रहा, प्रथम पुरुष रहा, बालक बालक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन हो गया, उसने लकार बदल दिया कि पढ़ रहा है, उसने कहा नहीं पढ़ रहा था, भूतकाल की बात बना दो। तो क्या करेंगे, बालक जैसा का तैसा लिखेंगे, बस करेंगे क्या कि पठति की जगह अब हम लिख देंगे अपठत। तो इसका अर्थ हो जाएगा बालकः, हो जाएगा अपठत। क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बालक पढ़ता था, एक लकार बदल गया। अब कहा लट से आप इसी को लिट लकार में बदलो, भविष्य में बदलो। तो यहीं पे भविष्य काल में बहुत सिंपल होती है, वर्तमान जैसी भविष्य बिल्कुल चलती है, क्या बदल जाता है, केवल स्या लग जाता है। तो ये पठति लिखा हुआ है, तो पठति से अब क्या बन जाएगा, पठिष्यति, तीतः अंति उसी प्रकार से लगता है। तो कहा अब लकार बदलो, तो लकार में किसी चीज को नहीं बदलना है, सिर्फ बदलना है तो किसको, अपनी क्रिया को बदल देना है। तो क्रिया जो अभी लट लकार की चल रही थी वो अब हमारे भविष्य काल में पहुंच के बन जाएगी प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति, तो बन जाएगा बालकः और हम लिख देंगे पठिष्यति। ठीक है, ये हो गया। अब कहा बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, बालक पढ़ता था तो बालकः अपठत, बालक पढ़ेगा तो क्या दिया, बालकः पठिष्यति। ठीक है, ये हमारी क्या चल रही है, सब क्रियाएं चल रही हैं। अब तीनों लकार हो गए। अब कहा बालक पढ़ो, क्या दिया, बालक पढ़ो,
अब पढ़ने की बात आ गई, अब क्या कह रहे, आज्ञा दे दी। आज्ञा के लिए लोट लकार होती है, तो लोट लकार के जब रूप बनते हैं तो क्या बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, तो ये क्या बन जाएगा, बालकः पठतु। हमारा क्या, ये सब कुछ नहीं बदला, बालक बालक ही रहा, इसमें कुछ नहीं की, बस क्रिया बदल गई। उससे हमें पता चल गया कि ये हमारी कहाँ की क्रिया बन रही है, ये हमारी कौन सी, लोट लकार वाली बन रही है। अब यहाँ पे कह दिया कि नहीं, बोले बालक पढ़ना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए, तो अब हम विधिलिंग लकार की क्रिया ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पठेत। क्या बन जाएगा, पठेत। तो हम क्या लिख देंगे, बालकः, यानी बालक को पढ़ना चाहिए, तो ये बन जाएगा बालकः, और ये हो जाएगा पठेत। लीजिए क्या किया, लकार बदलना था तो सिर्फ क्रियाएं बदलते गए, और क्रियाएं भी कौन सी बदली, बोले अंदर वाले बदले, ये नहीं बदला कि प्रथम की जगह मध्यम हो गई हो। क्यों, क्योंकि हमारा कर्ता तो वैसा कि वैसा रहा, बालक बालक ही रहा, बालक प्रथम पुरुष एक वचन ही है, तो उसके अनुसार इस पैरामीटर के हिसाब से क्रियाएं हमें बदलनी गई, बस यहाँ की चीज बदलती गई और हमारे लकार बदल गए। तो सेम ऐसी ही चीजें हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। जिसमें कि क्या लिखा है, सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है। अब हम क्या कहेंगे, सा स्त्रीलिंग है, वैसी की वैसी रहेंगी, शिक्षिका वैसी ही रहेंगी, प्रथम पुरुष एक वचन रहेगी। लेकिन जो अस्ति शब्द है, अस्ति का अर्थ होता है। अब उनने कहा लंग लकार में बदलो, तो किसको बदलेंगे, ना तो शिक्षिका को बदलेंगे, ना ही वह शिक्षिका, कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ अस्ति की जगह हम कर देंगे आसीत। तो इसका अर्थ हो जाएगा था थी थे, था थी थे, यानी चाहे इस कहें सह शिक्षकः आसीत, यानी वह शिक्षक था, सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षक थी, दोनों में ही हमारा आसीत शब्द आ जाएगा। ऐसे ही अब हम दूसरे पे आते हैं। इतना समझ में आ गया कि जो क्रिया होती है उसमें लकार परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे शिक्षिका शब्द देखा, शिक्षिका कैसी है, प्रथम, मैं लिखा है नहीं, तुम लिखा है नहीं, शिक्षिका लिखा है, यानी ना तो मैं शब्द लिखा है ना तुम लिखा है, बाकी सब लिखा हुआ है, तो बाकी सब कहाँ पहुंचते हैं, प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष, और शिक्षिका एक है, दो है, बहुत सारी है, बोली शिक्षिका एक वचन है, तो हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया में हम क्या करेंगे, क्रिया हमारी अस्ति लग रही है, तो अस्ति की जगह अब लंग लकार वाली क्रिया में जाएंगे, अस धातु की, अस धातु की। अब हम लंग लकार में जब प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाएंगे तो वो आसीत बन जाएगा अस्ति के स्थान पे, ठीक है। तो ये आपका लकार परिवर्तन हो गया। अब देखिए ऐसे ही लिखा है, सा अध्यापने संलग्ना भवती। आप कुछ मत देखिए, सिर्फ भवती पे चले जाइए। भवती में क्या लिखा है, ती, ती से पहचान लीजिए कि ये प्रथम पुरुष एक वचन में लगता है, लट लकार में तीतः अंति। प्रथम पुरुष एक वचन समझ में आ गया आपको, इतना पहचान लिया। क्या लिखा है, प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया है, तो अब कौन सी लकार की चाहिए हमें, भवती जो लिखा हुआ है, भव धातु की अभी हमारे पास कौन सी लिखी है, प्रथम पुरुष एक वचन की, वो भी लट लकार की। लेकिन अब इसको बदलना किस में है, भविष्य में, भविष्य काल में बदलना है। तो आप जब लिट लकार में जाएंगे, यानी भविष्य काल में जाएंगे, तब आपको क्या चाहिए, बोले प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया चाहिए। तो क्या बन जाएगी, बोले भू धातु होती है जिसके भव के अनुसार रूप चलते हैं, और जहां भवती था वही वो हो जाएगा भविष्यति, ठीक है। ऐसे ही देखिए फिर से अस्ति लिखा है तो आसीत कर दिया, अस्ति यानी है, और लंग लकार हो गया तो हो जाएगा आसीत। और नयंती यानी तीतः अंति, पठती पठता पठंती, कहाँ का आ रहा है, बोले ये प्रथम पुरुष बहुवचन की बात आ रही है, तो हमें लोट लकार का कौन सा हमें पुरुष और वचन चाहिए, तो आप कहोगे प्रथम पुरुष बहुवचन चाहिए। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया देखोगे तो उसमें यहाँ पे लट लकार में बनता है नयंती और लोट लकार में बन जाता है नयंतु, तो ये हो जाएगा। बाकी हमने कुछ बदला नहीं बदला। जैसे हम प्रश्न निर्माण में भी सिखाते हैं, केवल एक चीज के परिवर्तन से पूरा हमारा क्या हो जाता है, काल ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही देखिए लिखा है पठामह, यानी देखिए कहते हैं पठती पठता पठंती प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में पठसी पठथा पठत, और वहीं पे जब हमारी उत्तम पुरुष की बात आती है तब उसमें क्या बनता है, पठामी पठावह पठामह, यानी उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया बनती है पठामह। कहाँ पे बनती है, उत्तम पुरुष के
बहुवचन की। पुरुष और वचन हम क्यों निकाल के रख रहे हैं? लिंग हमें नहीं चाहिए इसमें, लिंग वचन हमें कुछ नहीं पहचानना है, हमें देखना है उत्तम पुरुष बहुवचन। पहचान लिया? क्या करेंगे अब? विधिलिंग के भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया पे जाएंगे तो यहाँ पठामह बनता है, वहां बन जाता है पठेन। क्रियाएं याद करनी पड़ेंगी, धातु रूप तो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी तो ये कर पाएंगे कि पठामह। पहचान तभी आ पाएगी आपको, जैसे आपने देखा पठती, पहचान जाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन। लिखा हुआ है पठसी, तो पहचानेंगे ये लट लकार के मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। तो जब तक याद नहीं करेंगे तब तक देखिए नहीं हो पाएगा। ऐसे हम बता दें और देखिए रटने से कोई मतलब नहीं है। सोचो कि इतनी सारी चीजें रट लो तो वो तो फिर कोई फालतू की बात है। ऐसे एक चीज रट लोगे, हजारों चीज कैसे? तो हजारों चीज रटने से अच्छा है कि हम उसका तरीका सीख ले। तरीका सीखोगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे लिखा है गच्छत, अब थ कहाँ आता है ध्यान कीजिए। तो कहते हैं तीतः अंति, सीथः थ। थ कहाँ मिला? मध्यम पुरुष के बहुवचन में मिला। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लिट लकार में भी मध्यम पुरुष के बहुवचन पे पहुंचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? लिट लकार यानी भविष्य काल। भविष्य काल में जब मध्यम पुरुष में जाएंगे हम, तो भाई लट और लिट में क्या समानता होती है कि जब भविष्य में बदलते हैं तो स्या लग जाता है। तो गच्छत था तो ये हो जाएगा गमिष्यत। क्या बन जाएगा? गमिष्यत। ठीक है, एक और जो परिवर्तन होता है वो धातु रूप जब हमने समझाई है उनमें करवाया है कि जो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अपना रूप बदल देती हैं। जैसे गम धातु होती है वो गच्छ में बदल जाती है। किन में? चार लकारों में। चार लकार कौन से? तो हमने पूरे चार लकार ना बता के हम कह देते हैं कि लिट लकार को छोड़ दो। कौन सा लिट लकार? यानी भविष्य काल को। भविष्य काल को छोड़ दो तो चारों लकारों में ये जो गम धातु होती है वो गच्छ की अनुसार चलती है। देख लीजिएगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ऐसे गच्छतु, गच्छताम और गच्छन्तु, ये सब लोट लकार हो चाहे हमारी विधिलिंग लकार हो, सब में जो हमारी गम धातु है गच्छ बन जाती है। पा धातु है वो पिब बन जाती है। क्या बन जाती है? पिब बन जाती है। ऐसे ही दृश्य धातु है वो पश्य बन जाती है। दृश्य धातु है वो क्या बन जाती है? पश्य धातु है। क्या बन जाती है? पश्य बन जाती है। ऐसे ही स्था धातु हमारी तिष्ठ बन जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए बता दिया क्योंकि आप कहेंगे कि मैम आप तो कह रही थी केवल स्या लगाना था लेकिन यहाँ गच्छ से वहां गम हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि भविष्य काल में ये क्रियाएं अपना रूप नहीं बदलती हैं, बाकी के चारों में बदल लेती हैं। ठीक है, इसीलिए वो गच्छत था लेकिन ये गमिष्यत हो गया। था तो समान ही रहा, बस श्या भी समान रहा लेकिन गच्छ से गम हो गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब कहते हैं गच्छन्ति। क्या लिखा है? गच्छन्ति। तो याद कीजिए क्रिया रूप तीतः अंति कहाँ आता है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में। कहाँ आता है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में। ठीक है, लट लकार में। तो हम लकार भी मत पहचानिए, सिर्फ तो आप तो ये देख लीजिए कहाँ आता है। बोले ये प्रथम पुरुष की लाइन में बहुवचन नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो हमें क्या करना है? भूतकाल के भी प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप उठा लेना है। तो हमारा गच्छ धातु क्या बन जाएगी? बोली जब भूतकाल की क्रिया बनाते हैं तो उसमें अ लग जाता है, तो ये लग जाएगा अ। और भाई बहुवचन के रूप पे जाइए तो क्या बनेगा? त ताम न। तो अ पहले ही लगा दिया और क्या लग गया? न, तो हो गया गच्छन। ठीक है, बस हमने बाकी के कोई चीजें पढ़ी नहीं पढ़ी, सिर्फ क्रियाओं को पकड़ा। क्रियाओं का जो ध्यान कीजिएगा, लकार परिवर्तन में आपको क्या करना है? यहां की क्रिया का क्या क्या देखना है आपको? पुरुष और वचन। ठीक है, क्रिया शब्द का आप पुरुष और वचन पहचान लीजिए बस। और फिर क्या करना है? जो लकार यहाँ पे दिया हुआ है उससे उसको तो बदलना ही है। अपन को जिस लकार में बदलना है, जैसे यहाँ पे लंग लकार में बदलना है या किसी भी लकार में बदलना है, उसके उसी पुरुष और वचन की क्रिया को उठा के रख दीजिए, आपका लकार परिवर्तन हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था। तो इस प्रकार से आपका ये एकादश जो पाठ है उसके सारे ही आपके
अभ्यास कार्य होते हैं पूरे। तो अब अगले वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। द्वादश पाठ है कह रक्षति कह रक्षता, यानी कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित होता है, उससे कौन सुरक्षित होता है, ये हमारा पाठ है। एक पर्यावरण के ऊपर ये पाठ है जिसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस सभी यूट्यूब पे तो मिलते ही हैं, लेकिन आसानी से आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। करना क्या है आपको, आप गूगल पे लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन, जिसमें कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो क्लासेस दिखने लगेंगी। क्लास 12th से किंडरगार्टन, एक्स्ट्रा लर्निंग सब कुछ है यहाँ पर। आप क्लास जैसे 8th को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने 8th क्लास की सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन हो जाती है। उसमें मान लीजिए आपने किया संस्कृत को क्लिक, तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर में कितने कितने लेक्चर्स हैं सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। मान लीजिए आपने चैप्टर 1 ओपन किया तो आपके सामने 3 लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे, और जिसमें से आपने फर्स्ट को क्लिक किया तो आपके सामने फर्स्ट वाला वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ही आप नेक्स्ट वीडियो पे भी जा सकते हो कि पहला अनुवाद पढ़ लिया, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, तो नेक्स्ट का भी ऑप्शन है, और क्रॉस करेंगे तो फिर से अपनी मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। तो आसानी से हमने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में जैसे 10वें पाठ को पढ़ना है, 11वीं को पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको 11 लेसन तक के सब स्क्रॉल करके देखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप वेबसाइट से तुरंत स्टेप बाय स्टेप पहुँच जाएंगे आराम से। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।